सो फ्रेंड्स, ये पॉडकास्ट मैंने बहरोज़ के साथ रिकॉर्ड की थी, बहरोज़ के चैनल के लिए रिकॉर्ड की थी। बहरोज़ मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेट करते रहते हैं डिफरेंट वीडियोज़ में, पॉडकास्ट के अंदर। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि एक आपकी स्टोरी मुझे कवर करनी है, जिसके अंदर जो आपने कंटेंट क्रिएशन के अंदर काम किया है, किस तरह से काम किया है, क्या-क्या रोड ब्लॉक्स आए थे उसके अंदर, और इसके अलावा किस तरह से आप उसको मोनेटाइज़ करते हैं। और मैं खुद भी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हूँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप अपनी पर्सनल ब्रांड बनाते हैं और उसके साथ मोनेटाइजेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। मैं लिंक्डइन के ऊपर भी इस चीज़ पे बात करता रहता हूँ। इनफैक्ट अभी हमारी लिंक्डइन, अगर आई डोंट नो कि ये वीडियो कब मैं अपलोड करूँगा, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर हम अक्सर लाइव करते हैं। अभी एक रीसेंट लाइव होने वाला है बहरूज के साथ, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग यूट्यूब, वैसे इन जनरल कंटेंट क्रिएशन। सो इस वीडियो के अंदर आप ये जानेंगे कि किस तरह से मोनेटाइजेशन हो सकती है यूट्यूब की, किस तरह से बीइंग अ स्मॉल चैनल जिसके पास ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, वो किस तरह से मोनेटाइज कर सकता है, मैंने किस तरह से मोनेटाइज़ किया है। और इसके अलावा ये एक स्टेपिंग स्टोन किस तरह से रहा है मेरे लिए टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मैंने इसमें जो कुछ नंबर्स बोले हैं, वो मेरे जो पैसिव इनकम प्लस मेरी जो यूट्यूब इनकम है उसके साथ कंबाइन करके बोले हैं। इसके बारे में मैंने मेरा एक इंटरव्यू भी हुआ था नेशनल के अंदर, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि बहरूज के दोनों इंग्लिश चैनल और उर्दू चैनल आप जाके सब्सक्राइब करें। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। थैंक्स फॉर कमिंग इन एक बारी फिर ऑन द चैनल एंड फॉर द स्पेशल पॉडकास्ट जिसमें हम फाइनेंशियल फ्रीडम पे बात करेंगे। पर क्योंकि आप लोगों को तो बहुत पॉडकास्ट में बुलाते हैं, लोगों को बहुत इंटरव्यू करते हैं, बट मैंने सोचा कि आपके अपने इंटरव्यूज, ऑल्दो मैंने एक आध देखे हैं जो कि हुए हैं, बट दे आर वेरी मच लिमिटेड। सो वुड वांट टू नो योर स्टोरी एज वेल, कि आपने जो है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी कैसे रहा है, आपने वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली है या नहीं की है, और आप उस प्रोसेस में कहाँ तक हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो हम सब इन चीज़ों पे बात करेंगे। बट उसमें जाने से पहले अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, वैसे जिस तरह मैंने कहा, आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने से पहले, कि आप वैसे तो बहुत फेमस आदमी हैं, सो प्रॉब्ली एवरी वन राइट लाइक नोज यू, बल्कि बहुत से लोग मुझे आपकी वजह से जानते हैं, विच इज़ गुड। तो अच्छा ही होगा कि अगर आप क्विक इंट्रो दे दें, और फिर वी कैन गो इनटू सम क्वेश्चंस दैट आई हैव पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल फ्रीडम। थैंक यू बेरोज़, इट्स ऑलवेज़ प्लेजर टॉकिंग टू यू। अभी हम पॉडकास्ट से पहले बात भी कर रहे थे, ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल से हमने आधे घंटे पहले तो हमने अपना कैच अप किया थोड़ा-सा, काफ़ी अरसे से हम बात नहीं कर रहे थे। सो इट वाज़ ऑलवेज़ नाइस टॉकिंग टू यू। आई थिंक जो हमारी ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेट हो चुकी है, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को हम दोनों का आइडिया है। इन एनी केस, मैं जो हूँ दुबई में बेस्ड हूँ, एक जॉब करता हूँ। आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। 9 टू 5 अभी भी मेरा बीइंग एन इंजीनियर मैं काम करता हूँ। और ये यूट्यूब की जर्नी मेरी ऑलमोस्ट 3.5 साल पहले स्टार्ट हुई थी। और द आइडिया वाज टू टू हैव समथिंग, सम व्हाटएवर नॉलेज आई हैव, टू डिलीवर इट टू अदर पीपल। दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट आई स्टार्टेड यूट्यूब। लेकिन अब दूसरे और भी रीजंस थे जो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन बेसिक आइडिया वाज टू हैव समथिंग स्टार्टेड, जो कि मैं देख रहा था कि ख़ास तौर पे कोविड के टाइम पर, जब मैं खाली था, घर पे कोई नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली पाकिस्तान में स्टक हुई भी थी। तो मैं जो हूँ बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देख रहा था, और मैं खुद भी इंस्पायर हो रहा था कि यार ये काम हो सकता है। एंड इट इज़, जब मैं देख रहा हूँ तो और बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। जब व्यूज़ नज़र आते हैं यूट्यूब के ऊपर के 1 मिलियन 2 मिलियन के करीब व्यूज़ जा रहे हैं, और अच्छे कंटेंट के व्यूज़ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है और लोग भी देख रहे हैं। तो दैट वाज़ द आइडिया कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। सो या आई मीन, अभी भी मैं आई वुड से कि स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, ताकि अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को कंप्लीटली अचीव कर लें। अब उसकी क्या डेफिनेशन है, वो हर बंदे की अलग डेफिनेशन होती है। तो दैट्स अबाउट इट। बट दिस इज अ वेरी गुड सेगवे, क्योंकि मेरा पहला सवाल यही है कि अगर आप मुझे डिफाइन करके दें कि आपके नज़दीक फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। बिकॉज मैं बहुत सी चीज़ें सुनता हूँ, एक फायर मूवमेंट है, उसके बाद अभी कोस्ट फायर आ गई है, उसमें बरिस्टा फायर भी है, और देर आर लॉट ऑफ वेज टू डिफाइन कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपको किस तरह की चाहिए। सो हाउ डू यू डिफाइन फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर योर सेल्फ, और अगर आप उस पर थोड़ा सा शेड करें लाइट। आइडियली स्पीकिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम ये होना चाहिए मेरे ख्याल से, ऑल्दो कि मैं उस पे शायद उस लेवल पे पहुंचने से पहले खुद जो है अपनी 9 to 5 से साइडलाइन हो जाऊंगा। लेकिन आइडियली स्पीकिंग वो ये है कि आप कोई भी काम ना करें, और आपके पास पैसिवली इतने पैसे आ रहे हों कि आप आपका जो भी घर का खर्चा है, जो भी आपकी लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो कवर हो जाए। दिस इज आइडियली स्पीकिंग। सो लेट से मैं दुबई में रहता हूँ, अगर आप 15,000 दिरहम्स के अंदर अपना पूरा घर का खर्चा, इंक्लूडिंग बच्चों की एजुकेशन, ये वो सारी चीज़ें, ऑल्दो कि वैल्यू कम है, लेकिन अगेन उसके अंदर वो चीज़ें भी आती हैं ना, कि आप किस तरह के फायर मूवमेंट के अंदर जा रहे हैं। आर यू बरिस्टा फायर,
और फैट फायर, लीन फायर, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें किसी का लेट्स से 20,000 दिरहम्स उसके किसी के खर्चे हैं और वो उन खर्चों की बेसिस के ऊपर कहता है कि यार मुझे इतने पैसे मिलने लगे ना, तो मुझे फिर जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो बात अलग है कि वो कुछ और कर रहा हो, कोई ऐसी चीज़ कर रहा हो जिससे उसके पैसे बन रहे हों या ना बन रहे हों, लेकिन इतने पैसे पैसिवली आ रहे हों कि उसका घर चल जाए। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दिस कि आप जॉब भी कर रहे हो और साथ में फिर इतने पैसे जमा कर लें कि आप अर्ली एज के अंदर पैसिवली इतने पैसे जमा करके शुरू मतलब मंथ में आपके इतने पैसे आ रहे हो कि आप अपना खर्चा चला लें। अगर ऐसा है तो दैट इज़ कंप्लीटली ऑसम फॉर मी और मैं उसको कहूँगा कि फायर मोमेंट मेरी कंप्लीट हो गई है। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा। दूसरा जो मैं अपने लिए टारगेट रखता हूँ वो और मेरा टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया है। लेकिन एक मसला अब ये है कि वो अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से कि मैं क्यों नहीं अपनी 9 टू 5 को छोड़ा, क्योंकि वो इतना आसान काम नहीं होता है। फॉर मी बीइंग रिस्क अवर्स, मेरे लिए इतना आसान नहीं है वो छोड़ूं। तो मेरा जो एक आइडिया है कि अगर आपकी जो मंथली इनकम है, जो भी आपको जॉब से मिल रही है, उसका लेट्स से थोड़ा सा लेट्स से अपर लिमिट, या लेट्स से नॉट अपर लिमिट, लेट्स से 20% 30% अगर आपको ऊपर मिल रहा है हर महीने कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 6-7 मंथ्स, तो मैं अज्यूम करूंगा कि वो बंदा प्रॉब्ली इस पोजीशन में आ गया है कि वो सोच सके कि अपनी जॉब छोड़ सकता है एंड ही कैन कंसिडर हिमसेल्फ फाइनेंशियली फ्री। क्योंकि मैं मेरी इस वक्त जो जॉब की सिचुएशन है, फाइनेंशियल आई मीन जो 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 पैसिव इनकम है और जो साइड हसल्स हैं, वो सब मिलाकर मेरी सैलरी से ज़्यादा पैसे बना देती हैं मुझको। सो इफ दिस इज अ केस विद मी, तो कोई भी मुझे कहेगा कि यार आप तो जॉब छोड़ सकते हैं। लेकिन अगेन वो अली अब्दाल वाली बात मुझे याद आ जाती है। उसको कोई इंटरव्यू में पूछ रहा था एक टाइम पर, जब कोविड का टाइम था, तो उसके किसी ने पॉडकास्ट की, तो उसको कोई पूछता है कि यार अच्छा ये बताओ कि तुम बीइंग अ डॉक्टर, फॉर आवर आई थिंक फॉर आवर ऑडियंस प्रॉब्ली दे नो अली अब्दाल बिकॉज वी टॉक, एटलीस्ट मैं बहुत बात करता हूँ उसके बारे में। तो अगर किसी को नहीं पता तो वो यूट्यूब पे जाके देख सकता है। अली अब्दाल से पूछा किसी ने कि भाई तुम बताओ कि तुम्हारी बीइंग अ डॉक्टर कितने पैसे कमा रहे हो। तो यूके में डॉक्टर्स को इतने पैसे नहीं मिलते जितना यूएस में मिलते हैं, लेकिन उसको ऑलमोस्ट 60,000 पाउंड्स के करीब के की इनकम थी बीइंग अ डॉक्टर। उसको फिर अगला क्वेश्चन उस बंदे ने पूछा कि यार अच्छा तुम बीइंग अ यूट्यूबर, सब कुछ मिलाकर जो तुम्हारी यूट्यूब की इनकम है, यूट्यूब से एसोसिएटेड और भी जो स्ट्रीम्स हैं उनकी जो इनकम है, उसको मिलाकर वो सब कितना तुम क्या कहोगे कि कोई तुम साल का बना रहे हो साल का, क्योंकि वो बीइंग अ डॉक्टर 60,000 पाउंड बना रहा था। तो फिर उसने थोड़ा सा पॉज लिया और उसने सोच के कहा कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन पाउंड। तो वो खुद भी सरप्राइज था अली अब्दाल सोच के बोलने में, और वो जो सामने वाला इंटरव्यूअर था वो भी कह रहा था कि यार तुम मतलब, दोनों ने पॉज ले लिया कि ये तुम कर क्या रहे हो फिर, मतलब व्हाई आर यू डूइंग दिस मेडिसिन प्रैक्टिस। तो उसने कुछ देर सोचा और उसके बाद उसने बोला कि यार दो रीजंस मुझे लगते हैं जो मुझे शायद जंप करने में थोड़ा सा हर्डल है। एक तो ये कि जो ऑडियंस मुझे देख रही है वो मुझे लगता है कि शायद वो, आई एम बीइंग अ डॉक्टर, वो मुझे देख रहे हैं और उनको लगता है कि वो एसोसिएट कर सकते हैं ऐसे बंदे के साथ जो कि जॉब भी कर रहा है और साथ में ये काम भी कर रहा है। तो इसलिए मुझको ऐसा फीलिंग आती है कि जो लोग मुझे, जो मेरी ऑडियंस है, वो रिलेट कर पा रहे हैं मुझसे। एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये रीज़न है कि मुझे लगता है कि ये जो यूट्यूब की एम्पायर मैंने खड़ी की है, ये धड़ाम से गिर जाएगी और यू नेवर नो, नेक्स्ट मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो जाएगा, या एकदम से व्यूज़ खत्म हो जाएँगे, या जो भी मैं पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स थ्रू यूट्यूब मेरी चल रही हैं, वो खत्म हो जाएँगी। तो मुझे लगता नहीं कि ये सब कुछ कोई बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद 3 महीने बाद उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी। तो दैट वाज़ हिज़ रियलाइज़ेशन एट दैट टाइम, जो कि मुझे अभी तक प्रॉब्ली नहीं हुई है। इस वज़ह से मैं तो अभी थोड़ा-सा शेकी हूँ। हाँ, अगर आई डोंट नो कि मेरे कोई ऑफ़िस में कोई सुन रहा हो ये पॉडकास्ट, लेकिन अगर मुझे कभी निकाला गया ऑफ़िस से, तो शायद मैं अगली जॉब ना सर्च करूँ, ये मुझे पता है। तो वली मुझे जो समझ आई, आपने ये बताया कि आपकी जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट इनकम है प्लस जो आपकी यूट्यूब इनकम है और या सोशल मीडिया इनकम है, वो आपकी टोटल इनकम को सरपास करती है जो जॉब से आती है। इफ दैट इज ट्रू और मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है, तो आप मुझे बताएं येस। कि आपकी क्या रीजंस हैं फॉर नॉट टू लीव योर जॉब। और और मेरा एक और सवाल ये भी है जो मैं शायद पहले पूछना चाह रहा था, एंड मे बी वी कैन स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन फर्स्ट एंड कम कम टू दिस वन लेटर, कि मुझे पहले ये बताएं कि आपकी मोटिवेशन क्या थी टू स्टार्ट यूट्यूब ऑल टुगेदर। व्हाई डिड यू स्टार्ट? एंड एक तो ये कि इनिशियल मोटिवेशन क्या थी और करंट मोटिवेशन क्या है, या ओवर द हुँ। पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मोटिवेशन भी जो वजह होती है या पर्पस होता है, वाई होता है, वो चेंज होता रहता है।
And then I will come back to the question जो कि वली अब्दाल से इस पॉडकास्टर ने पूछा था, which is why don't you leave your job altogether? Because I think जब आप मोटिवेशन एक्सप्लेन करेंगे उसमें कुछ एलिमेंट होगा ऑफ द 9 to 5. So I'm hoping you will answer that question first, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि 9 to 5 छोड़ते क्यों नहीं. So सही। motivation. तो ये क्वेश्चंस याद रखें क्योंकि मैं भूल जाऊंगा ये क्वेश्चंस रिप्लाई करते हुए। तो मुझे पहले वहां से स्टार्ट करता हूँ कि मेरे मेरे पास मोटिवेशन क्या थी। तो मोटिवेशन थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल था स्टार्ट किया था आई थिंक सितंबर 2020 में। थोड़ा सा लेट हो गया था मैं, मेरे ख्याल से मुझको जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ था मेरे पास बहुत टाइम था उस टाइम पर, मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए था। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलता मुझको अपने आप को ग्रो करने के लिए। एनीवेज मैंने सितंबर 2020 में स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब चैनल। और मोटिवेशन उस टाइम पर कुछ थी, लेकिन अगर हम पीछे की बैक स्टोरी पे जाएँ तो मैंने शायद अपना जो हमारा सपोर्ट ग्रुप है यूट्यूब का, उसपे मैं बात भी की थी इस बारे में कि जब ट्रम्प आया था यूएस में, तो मैंने उस टाइम पर कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई किया था। अप्लाई क्या किया था मतलब मैंने ट्राई किया था, और बहुत लंबी स्टोरी है कि वो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कनाडा का अप्लाई करने का। लेकिन फॉर सम रीज़न मैंने सोचा था 2017 में कि यार चलो मैं अप्लाई कर देता हूँ, देखते हैं अगर होगा ठीक है, नहीं होगा तब भी देख लेंगे। लेकिन जब प्रोसेस स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं काफ़ी ज़्यादा पंप अप हो गया था। मैंने कहा नहीं यार ये कर देते हैं और ये हो जाएगा तो फिर देखेंगे, प्रोबेबली आई विल मूव। वो सारी चीज़ें हो रही थी, और मैं थोड़ा-सा डिटेल में जाऊँ उसके अंदर, तो सीआरएस स्कोर जो कैनेडियन था उस टाइम पर वो 415 के अराउंड था। मेरा जब मैं ये सब कुछ कर रहा था तो मेरा जो स्कोर बन रहा था 445 बन रहा था। जस्ट मेरी डिग्री की कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ रह गई थी, और वो अगर मैं पूरी कर लेता टाइम पर, जो कि मैं कर तो रहा था, लेकिन वो जो उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है, उसमें टाइम लगा था। वो टाइम जैसे-जैसे आगे बढ़ता रहा उस प्रोसेस के अंदर 2, 3, 4 महीने ही गुज़रे थे। वो सीआरएस स्कोर हल्के-हल्के बढ़ता रहा। 412 से 430 हुआ, 435 हुआ, 440 हुआ। मैं 445 पे बैठा हुआ था। 445 पे बैठे-बैठे मैंने उस स्कोर को 450 पे जाते हुए देखा, और फिर मेरा सीआरएस में मेरा वो जो डिग्री की अटेस्टेशन वगैरह थी वो हो गई थी, और मैं सीआरएस पूल के अंदर एंटर किया। जब मैं एंटर किया तो मैंने कहा चलो 450 है, कुछ अरसे बाद ये नीचे आ ही जाएगा। इतनी तेज़ी से जो ऊपर गया है प्रॉब्ली ये कुछ अरसे में नीचे आएगा। लेकिन उस टाइम पर हो ये रहा था कि वो ट्रम्प की वजह से जो उसने जितनी भी थ्रेट्स किए थे इमिग्रेंट्स को, उसकी वजह से ज़्यादातर इंडियन पाकिस्तानीज़ जो हैं, जो एच-1 के ऊपर थे या जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स नहीं थे, वो कनाडा मूव कर रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहे थे। इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी वो मुश्किल होना शुरू हो गया था उस टाइम पर। तो वो जब ये जो वेव शुरू हुई थी उसमें फिर वो नीचे ही नहीं आया वो सीआरएस स्कोर। और मैं 445 से मेरी बर्थडे आई तो वो नीचे चला गया, 440 हो गया, फिर वो 435 हो गया, और वो आगे की तरफ चलता रहा। एक ये रीज़न था, और एक और टाइम पे मुझे बिल्कुल क्लोज़ था मैं इमिग्रेशन के, वो ये था कि जब ओंटारियो ने ओआईएनपी के नाम से उनका प्रोग्राम है, जो कि आई थिंक ओंटारियो की नॉमिनेशन प्रोग्राम होता है पीएनपी का। उस टाइम पर बड़ा वियर्ड सा उनका एक सिस्टम है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि अगर आपकी सीआरएस का जो स्कोर है, जो आपकी जो जो सिस्टम है, उसके अंदर जब भी लेट्स से टाई ब्रेकर होता है, यानी कि अगर मेरे पास 445 का नंबर है और सीआरएस का कभी स्कोर आता है 445 पर ही, तो जो जिसकी प्रोफाइल पुरानी होगी ना, वो उसको पिक करेंगे, अगर उनका जो कोटा अलॉट हुआ हुआ है। तो कभी-कभी 445 वाला भी नहीं जाएगा जब जब तक उसका प्रोफाइल नई आई मीन पुरानी ना हो। एट द सेम टाइम ओंटारियो उस टाइम पर, आई डोंट नो कि इस वक़्त क्या है, ओंटारियो का जो पीएनपी था उसके अंदर मेरा जो जॉब कोड था वो उसमें फ़ॉल कर रहा था। लेकिन उसमें उनका जो कंडीशन थी वो ये थी कि आपकी प्रोफ़ाइल बिल्कुल नई होनी चाहिए, और मैं अब उस डायलेमा में था कि मैं ओंटारियो को टारगेट करूँ जिसमें थोड़े से पैसे भी ज़्यादा लग रहे थे और थोड़ा-सा प्रोसेस भी लंबा था, या फिर मैं सीआरएस को देखूँ जो फेडरल इमिग्रेशन का जो सिस्टम था उसके थ्रू मैं जाऊँ। तो मैंने अपनी प्रोफ़ाइल रिक्रिएट नहीं की। अगर मैं प्रोफ़ाइल रिक्रिएट कर लेता तो मुझे ओआईएनपी भी मिल जाता। ख़ैर ये लंबी सीन बन जाता। तो जब ये मेरा नहीं हो पाया कैनेडियन इमिग्रेशन, तब से मैंने ये सोच लिया था कि यार अब जब वो नहीं हो पाया तो मुझे कुछ और तो करना ही है। मतलब मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 टू 5 की जॉब में मुझे पता है कि दुबई के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो 9 टू 5 जॉब के बाद इवेंचुअली वो एक डिक्लाइन आता है, और उसके बाद आप चाहे कितने भी अच्छे हों प्रोफ़ेशनली, वो कहीं न कहीं जाकर आपको पीछे जाना पड़ता है। वो मैं चाह नहीं रहा था। उतने में कोविड आ गया। फिर वो अगेन कोविड में मैंने बहुत सारा कंटेंट देखा यूट्यूब का। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि मेरे बेटे का भी एक उसने चैनल बनाया था जनरल नॉलेज का, करेंसी कलेक्शन का। उसको मैंने बहुत पुश किया था। उसने उस टाइम पे बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाई, लेकिन यू यू नो यूट्यूब वो इतने आराम से आपको पुश नहीं कर रहा होता, आपको इतना एक्सपोज़र नहीं देता जल्दी। तो वो थोड़ा डिसहार्ट हो गया था। उसको उसको मैंने थोड़ा-सा कहा कि नहीं यार देखो मैं बनाऊँगा, फिर तुम देखना उस चीज़ को।
अच्छा, जब मैंने नई वीडियोज़ बनाना शुरू की अपनी, तो मुझे उसमें मज़ा भी आना शुरू हुआ। मुझे डेटा से बड़ा एक एनालिसिस करने में मज़ा आता है। शुरू में ऑल्दो कि डेटा कम आ रहा था, लेकिन मुझे नज़र आ रहा था कि कुछ लोग देख रहे हैं और कुछ लोग बहुत लंबा-लंबा देख रहे हैं। तो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे थे, जो सर्च में आना भी शुरू हो गए थे। और मैंने अपने ऑफ़िस में अपने पर्सनल प्रोफ़ाइल के ऊपर कभी भी नहीं कहा था कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। मुझे ऑफ़िस में किसी कुछ 2-3 बंदों ने एकदम से, जब 6 महीने हो गए थे यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हुए, 6 महीने के बाद मुझे एक बंदे ने बोला कि, "यार, आपकी मैंने वीडियो देखी है, आप वही हैं।" मतलब फिर मुझे समझ में आया कि लोग रिकॉग्नाइज़ करना शुरू हो गए हैं। एट दैट पॉइंट आई केम टू नो कि सिर्फ उन लोगों ने नहीं, काफ़ी लोगों ने ऑफ़िस में मुझे देखा था और कुछ लोगों ने मुझे ऑफ़िस में इंटरनली ईमेल भी की थी कि यार आप वही हैं और आपकी इस पर्टिकुलर वीडियो से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, ये वो। तब मुझे समझ में आया कि यार जब हम सोच रहे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन दूसरों के लिए बहुत वैल्यू क्रिएट करती हैं। बस दैट वाज़ द डे व्हेन आई वाज़ रियलाइज़िंग दैट। और उसके बाद से मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। कभी व्यूज़ बिल्कुल कम हो जाते थे, कभी-कभी ऐसे नए टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता था जो मुझे लगता था कि बहुत अच्छा टॉपिक है। बाद में समझ में आया कि यार जब तक कि आपकी ऑडियंस उससे रिलेट नहीं करेगी, आपकी वो वीडियो नहीं चलेगी। इतनी मेहनत करके आप वो वीडियो बनाते हैं, 6-6 दिन लगा देते हैं एक वीडियो में और उसके बाद वो डालते हैं तो वो बिल्कुल उस पे व्यूज़ नहीं आते। तब समझ में आया कि ठीक है, वो चीज़ मतलब कभी-कभी मैंने 2-2 3-3 वीडियोज़ इस तरह की बनाई जो कि बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक था और उससे मुझे काफ़ी नुकसान हुआ। तो फिर कुछ यूट्यूब समझ में आना शुरू हुआ, सोशल मीडिया समझ में आना शुरू हुआ। और फिर मोनेटाइज़ेशन भी स्टार्ट हो गई। यूट्यूब की मोनेटाइज़ेशन नहीं, लेकिन मुझे कुछ रेफरल्स समझ में आए कि यूट्यूब की इनकम सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ के ऊपर नहीं बनती है और आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो ऑडियंस कैसी है, उसके थ्रू भी आप पैसे बना सकते हैं। जब वो चीज़ समझ में आई और जब पहली दफ़ा मुझको रेफरल मिला, तो मेरे लिए आँखें वो इट वाज़ लाइक अ लाइट बल्ब मोमेंट। उसी टाइम के अराउंड थोड़े दिनों बाद मेरी यूट्यूब एडसेंस की मोनेटाइज़ेशन भी स्टार्ट हो गई थी। फिर यानी कि पहले मंथ जो था वो $100 का यूट्यूब से आ गया था, $50 का रेफरल से आ गया था। मैंने कहा यार इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। क्योंकि अभी अगर क एक वीडियो के ऊपर 200-300 व्यूज़ के ऊपर ये सिनेरियो बन गया है, तो अगर मैं 1000 व्यूज़ लेके चला जाता हूँ, 2000, 3000, 10,000 व्यूज़ लेके चला जाता हूँ, तो ये सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उसमें फिर थ्रू आउट जैसे-जैसे मैं काम कर रहा था, मुझे समझ में आने लगा कि कुछ चीज़ों पे व्यूज़ मिलेंगे, तो ऑडियंस अच्छी नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ों पे ऑडियंस अच्छी मिलेगी, तो शायद व्यूज़ ना मिलें। तो ये सारे इफ्स एंड बट्स के साथ मैं आगे चला, तो फिर ये बेसिकली फिर उसके बाद आज तो मोटिवेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है थ्रू यूट्यूब। अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वरीज़, विदाउट एनी हेसल। बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर, भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आपके पास ईटीएफ हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताएं, और वो मैंने अपना एक सवाल रखा हुआ है, पार्क, आई विल कम टू दैट, आई हैव रिटन इट डाउन, बट जस्ट टू सेगवे विद व्हाट यू वर सेइंग, कोई हेजिटेशन नहीं थी शुरू में कि मैं यूट्यूब क्यों शुरू करूं? लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे परसीव करेंगे, लोग मुझे देखेंगे, क्या मुझसे हो पाएगा एंड ऑल। सो हाउ डिड यू क्रॉस दैट बैरियर इनिशियली, अगर तो बैरियर था कभी? ईयर था। और मैं आपको बताऊँ, आपके पास नेगेटिव कमेंट्स आते हैं और एक पोस्ट याद है वो लिंक्डइन की जो पोस्ट थी, तो उस तरह के काफ़ी लोग होते हैं जो आप, क्योंकि एक तो आप कंटेंट बना रहे हैं, वो तो एक अलग चीज़ है ना, लेकिन आप जिस चीज़ पे कंटेंट बना रहे हैं वो भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि टैबू समझा जाता है अपने मुल्कों में, जो हम जहाँ पर रहते हैं। तो क्या मेरे मेरे ख़्याल से वो कहीं भी, अगर आप इवन वेस्ट में भी रहते हैं, तब भी वो एक टैबू सब्जेक्ट है कि आप पैसों की बातें कर रहे हैं, फाइनेंस की बातें कर रहे हैं। तो वो एक मसला अलग। और दूसरा मसला ये है कि आप अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, जो कि आपने पहले कभी नहीं किया, कैमरे को फ़ेस कर रहे हैं। आधे टाइम तो मैं स्क्रीन को देख रहा होता था, क्योंकि फ्रंट कैमरे से अगर बना रहे हैं तो स्क्रीन को देख रहा हूँ, कैमरे को नहीं देख रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर थी। आपको मैं बताऊँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, जब शुरू की मेरी ऑलमोस्ट मेरे ख़्याल से 6-7 महीने की वीडियोज़ के अंदर मैं ट्राई करता था कि अपनी गाड़ी में वीडियो बनाऊँ। और इसका सोल रीज़न ये था कि मुझे लगता था कि ऑडियो मेरी गाड़ी में अच्छी आती है। बाद में मुझे पता चला कि वो माइक का मसला है। अगर माइक मैं करीब लगा लूँगा, ये माइक अगर जितना करीब होगा आपके, तो वो आपको अच्छी ऑडियो देगा। वरना मैं जब आईफ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, इतना दूर रखा हुआ है फ़ोन, तो वो मुझे प्रोबब्ली अब ऑडियो नहीं पिक करेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि बिल्कुल टेक्निकल थी, जो कि मुझे शुरू में समझ ही नहीं आई थी। लेकिन उसी वजह से, एज़ आई सेड बिफोर, कि मैंने कभी भी अपने यूट्यूब चैनल को या अपने सोशल मीडिया को, जो मेरा पब्लिक सोशल मीडिया था, जो मेरा पर्सनल सोशल मीडिया था, उससे तो कंप्लीटली अलग रखा था। मैं कभी भी उसको अपनी कोई भी यूट्यूब वीडियो पोस्ट नहीं करता था, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट, क्यों पता नहीं लोग क्या कहेंगे। यूट्यूब की एक अच्छी बात ये है कि दिस इज़ वेरी
ये साइलोज़ में काम कर रहा होता है। जब तक कि कोई बंदा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा आपकी वीडियो में, आपके पर्टिकुलर कंटेंट में, जब तक आपको वो नज़र ही नहीं आएगा। मतलब मेरी वीडियोज़ में अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है, उसने 2-3 दफ़ा देखा और उसके बाद उसको समझ नहीं आया, तो उसको यूट्यूब नहीं शो करेगा। अनलाइक टिकटॉक, जो कि टिकटॉक के अंदर आपकी फ़ोन नंबर, सिम नंबर और लोकेशन बेस के ऊपर ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं उसमें। लेकिन यूट्यूब में वन्स चाहे वो अमेरिका में बैठा हो कोई बंदा, चाहे पाकिस्तान में बैठा हो, चाहे इंडिया में बैठा हो, अगर वो टॉपिक उसको इंटरेस्ट करता है, तो वो आपको वैसे ही देखेगा। और अगर इंटरेस्ट नहीं करता, भले वो कितना भी क्लोज़ हो आपसे, तो वो यूट्यूब उसको शो ही नहीं करेगा। तो फॉर दैट रीज़न मेरे किसी भी जानने वाले को मेरी वीडियोज़ नहीं मिली थी। लेकिन जब ऑफ़िस के अंदर कुछ लोग उस पर्टिकुलर सर्च आइटम को ढूँढ रहे थे और कुछ चीज़ें देख रहे थे, तो उस टाइम पर वो जो पर्टिकुलर मैंने पाकिस्तान के ऊपर एक बनाया था, नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानी से उनके लिए एक बैंक अकाउंट होता था। उस पे मैंने बनाई थी वीडियोज़। वो इसलिए ज़्यादा लोग रिलेट कर पा रहे थे क्योंकि जो ऑलरेडी मार्केट में वीडियोज़ थीं उस टॉपिक के ऊपर, वो उस तरह के चैनल्स बना रहे थे जो कि पर्सनलाइज़्ड चैनल नहीं थे। मेरा वाहिद चैनल था जो कि मैं एक खुद उस टॉपिक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा था। तो जिसकी वज़ह से वो ऑथेंटिसिटी बनी उसकी। तो फिर लोग देख रहे थे उसको। तो येस, शुरू में बहुत मुश्किल था। मैं सबको यही बोलता हूँ कि पहले मैं वो अब तो ख़ैर मैं बोलता हूँ सबको कि भाई अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं तो लिंक्डइन से स्टार्ट करें। टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट बनाएँ और उसके ऊपर भी लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं। मतलब मैं अपने जानने वालों को जानता हूँ जो कि टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट को भी पुट अप करने में डरते हैं कि यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि यार मैं कुछ मतलब स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी चीज़ें बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ यार लोग जो है ना कुछ नहीं कहेंगे, लोग शुरू में शायद कहें भी, उसके बाद दे डोंट केयर, लोगों के अपने मसले बहुत हैं। तो इसलिए कंटेंट बनाने में पहले टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट बना लें, फिर कुछ वीडियो बेस पे आ जाएँ तो फिर मेरे ख़्याल से लोगों का ना सोचें। यार आपने बहुत अच्छी बात की, स्पेशली लोगों का ना सोचने पे उसको वो स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। और आपको आई अज्यूम आपको यू नो अबाउट इट एज वेल, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप जो यस, है वो मेरे बारे में असल में नहीं सोच रहे, आप अपने जहन में सोच रहे हैं कि बहरोज मेरे लिए क्या सोच रहा है। और मैं इस वक्त जहन में ये सोच रहा हूँ कि वली मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। और यस। हमारी अपनी जो बैंडविड्थ है ब्रेन की, वो अपने अंदर ही इस्तेमाल हो रही है। सो पीपल आर नॉट एक्चुअली थिंकिंग अबाउट यू, हर कोई अपने अंदर ही मगन है। फॉर हुँ। एट बेस्ट शायद एक आध बारी आपको देख के कोई उन्होंने जहन में अपने कमेंट दिया तो दिया, एंड दैट्स इट, व्हिच इज नॉट और इनफ फॉर यू टू। एक और बात मैं बोलूँ कि अगर एक आध दफ़ा कमेंट दिया फिर ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा आपको बार-बार कमेंट दे रहा है, तो वो आप उस नेगेटिविटी को पॉज़िटिविटी में लेकर जाएँ। क्योंकि इसका मतलब है वो बंदा आपको देख रहा है और चाहे वो नेगेटिव कमेंट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब है वो कॉन्स्टेंटली आपका कंटेंट देख रहा है। एंड दैट आई हैव फेल्ट मायसेल्फ। 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ कि वो कॉन्स्टेंटली अगर कमेंट कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ, "यार, आप मुझे एंगेजमेंट क्यों दे रहे हैं? आप अगर मुझे एंगेजमेंट देंगे, तो मेरा कंटेंट ऊपर जाएगा।" तो ये बात अभी तक शायद उनको समझ नहीं आई है, लेकिन ये है इस तरह से। ट्रू, मेक सेंस। अच्छा, अब वली थोड़ा सा अपना जर्नी बता दें, क्योंकि आपने मुझे कहा आपने सितंबर 2020 में शुरू किया। सो अगर की माइलस्टोन्स मुझे बता दें, सितंबर 2020 में शुरू किया, फिर आपका एडसेंस पहले कब आया, अफिलिएट कब शुरू हुआ, कब स्पॉन्सर शुरू हुआ, फिर आई सॉ यू स्टार्टेड मेकिंग रियल एस्टेट वीडियोस एज वेल, वो कब आया। और इसके साथ साथ आप थोड़ा सा इनकम पिवट्स भी बताते रहे कि कैसे कैसे इनकम जो है वो जंप करती रही। जिस तरह आपने कहा एडसेंस का पहला जो था वाज $100, हुँ, एंड देन यू मूव्ड इनटू पॉडकास्टिंग एज वेल, जो कि शुरू में हुँ, शायद आपके लिए स्लो थी, एंड नाउ इट्स काइंड ऑफ पिक्ड अप। सो इफ यू यस। कैन टॉक अबाउट की माइलस्टोन्स कि वो कब हुँ, आए। और ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो ये सुन रहे होंगे और वो भी इसी जर्नी पे आना चाहते हैं, एटलीस्ट उनको एक पाथ नजर आ जाएगा कि जब मैं क्लाइंब लूंगा ऊपर ऑन दिस माउंटेन, दीज आर द पिवट पॉइंट्स जो कि मुझे मिलेंगे, या एटलीस्ट वली को मिले हैं, तो आई शुड बी कीपिंग देम एज अ टारगेट फॉर माई सेल्फ। हुँ। अच्छा, एक तो ये कि मेरा जो नीश थी वो पर्सनल फाइनेंस की थी, तो उसके अंदर मुझे थोड़ा-सा आसान हो गया था कुछ एफ़िलिएट्स लेना या स्पॉन्सरशिप्स लेना, या क्योंकि मैं बिल्कुल एक अर्ली मूवर एडवांटेज मुझे था इस रीजन के अंदर। लेकिन आप बहुत सारे और मैं जानता हूँ पाकिस्तान के अंदर भी इवन ऐसे लोग हैं, उवैस का नाम लेता हूँ, बल्कि उवैस हमारे साथ पॉडकास्ट आई मीन जो हमारा सपोर्ट ग्रुप है उसमें भी शामिल हैं। उवैस ने एक बड़ी स्पेसिफिक नीश बनाई अपनी इस कंटेंट क्रिएशन के अंदर, उस पे हम कभी और बात करेंगे। मेरे चैनल के ऊपर उनका फुल डिटेल में एक पॉडकास्ट भी मौजूद है। तो किसी भी डोमेन में हो ना, तो आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। मैं अपनी फाइनेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जो माइलस्टोन्स थे वो इस तरह से थे कि सितंबर 2020 में पहली वीडियो डाली मैंने। पहली वीडियो डाली महीने की, मेरा टारगेट ये था कि महीने में 1 वीडियो तो मैं डालूँ, और मैं वो कर रहा था। लेकिन मुझे फिर कुछ अरसे में आइडिया होना शुरू हुआ कि यार 1 वीडियो इनफ नहीं है शायद, और मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ। जैसे-जैसे मैं टाइम पे शुरू में तो 1 वीडियो मुझे बहुत लग रही थी। लेकिन जब मैंने देखा कि व्यूज़ ही नहीं आ रहे और मुझको शायद और चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो फिर मैंने उसको बढ़ाया।
फिर मैं महीने में 2 वीडियोज़ पे आया। आई थिंक मैंने अप्रैल या मार्च 2021 के अंदर हफ़्ते में 2 वीडियोज़ पे आ गया था मैं। उसके बाद मेरा जो पहली टाइम मैं मोनेटाइज़ हुआ था अगस्त 2021 के अंदर आई बिलीव, उस वक़्त मैं हफ़्ते की 3 वीडियोज़ पे आ गया था मैं। जब मैं हफ़्ते की 3 वीडियोज़ पे आया उसके बाद से आज तक मैं आइदर वीकली 3 वीडियोज़ डालता हूँ या कभी-कभी 4 वीडियोज़ डालता हूँ उर्दू चैनल के ऊपर। तो इससे मैं कभी भी नीचे नहीं गया। तो ये समझ सकते हैं कि आप अगस्त 2021 2, 3, 4 आई मीन 3 साल से मैं हफ़्ते की 3 से 4 वीडियोज़ हफ़्ते की डालता ही डालता हूँ। अच्छा मोनेटाइज़ेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज़ आई सेड बिफोर कि अगस्त में 2021 में मुझे पहला आई मीन वो मंथ ऐसा था जिसमें यूट्यूब एडसेंस से मुझे पैसे मिले थे $100। लेकिन उससे पहले एक यहाँ पर एफ़िलिएट था जो कि इन्वेस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म था जिसको मैं खुद भी यूज़ कर रहा था। बहुत अरसे बाद मुझे समझ में आया कि यार उनका एक एफ़िलिएट प्रोग्राम भी है, मैं उसके अंदर एक दफ़ा वैसे ही बात कर लेता हूँ। तो मैंने मेरे ख़्याल से मैंने 1-2 महीने पहले बात की और उस एक वीडियो से मुझको पहली दफ़ा $50 मिले थे। तो जब वो मिले मुझको तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है यार कि मतलब आप सिर्फ़ उसके ऊपर बात करें और आपको उस पे बात करने के ऊपर कोई अकाउंट खोल ले। एक तो उस बंदे का भी फ़ायदा हो गया कि उसको आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी उसकी स्टार्ट करवा दी और मेरा भी फ़ायदा हो गया और उसका भी फ़ायदा हुआ, उसको एक्स्ट्रा पैसे मिल गए। तो इट वाज़ एन आई ओपनर फॉर मी। ये पहला इनकम स्ट्रीम मुझे नज़र आई, जो यूट्यूब से मिल सकती थी। तो उसके बाद तो ख़ैर एफ़िलिएट की बहुत सारे मुझे ऑप्शंस मिले, जो कि मैंने किए। इवन अमेज़न भी किया मैंने। अमेज़न उतना अच्छा नहीं चला और उसका रीज़न ना चलने का ये है कि मैंने खुद भी उसके ऊपर इतना कंटेंट नहीं बनाया। और एक चीज़ मैं ये देखता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में कंटेंट नहीं बनाएँगे, तो आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि वो चीज़ ज़्यादा नहीं चली। मैं अगर प्रोडक्टिविटी के ऊपर आज वीडियोज़ बनाना शुरू कर दूँ, तो प्रोबेबली वो भी चल जाएँगी। लेकिन क्योंकि मैं वीडियोज़ कम करता हूँ, जस्ट बिकॉज़ उसपे व्यूज़ नहीं आते इस वज़ह से मैं कम कर रहा होता हूँ। लेकिन जैसे-जैसे मैं अगेन वो वीडियोज़ बनाना शुरू करूँगा, तो व्यूज़ आना शुरू हो जाएँगे। तो जो भी आपका नीश है या जिस चीज़ पे भी आप कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो उसकी ऑडियंस मौजूद है। अब वो फाइंड आउट करने में यूट्यूब को काफ़ी टाइम लगता है, क्यूरेट करने में टाइम लगता है कि वो आपको शो अप कर सकें आपके कंटेंट को। तो रेफरल्स हो गए, फिर मुझे पहली दफ़ा एक स्पॉन्सरशिप मिली। मेरे ख़्याल से 2022 के अंदर मुझे पहली स्पॉन्सरशिप मिली थी। एक यहाँ पर रशियन एक प्लेटफ़ॉर्म था रियल एस्टेट का, उनकी तरफ से मिली कि उन्होंने कहा आप एक वीडियो बनाएँ लॉन्ग फॉर्मेट लेकिन इंग्लिश में बनाएँ। उस वक़्त मैंने अपना इंग्लिश चैनल भी बना लिया था और इंग्लिश चैनल बनाने के भी बहुत सारे रीज़न्स थे क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ तो जो ऑल्दो के जो प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ मैं काम कर रहा था ऑन रेफरल बेसिस वो बहुत अच्छे चल रहे थे। लेकिन जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स थे उनमें जो लोग भी काम कर रहे थे या तो वो अरबिक थे या वो गोरे थे। इवन इंडियन, पाकिस्तानी भी नहीं थे उन कंपनीज़ के अंदर, ज़्यादातर स्टार्टअप्स थी। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। तो उनको समझाने के लिए क्योंकि वो इंग्लिश टाइटल तो देख लेते थे, क्योंकि सबटाइटल तो आ नहीं रहे थे। उनको समझ में तो आ रहा था कि चल क्या रहा है, लेकिन एक्चुअली मैं किस तरह से बना रहा हूँ, क्या डिलीवरी है, वो नहीं समझ में आ रही थी उनको। तो उस वजह से मैंने पहली दफ़ा अपना इंग्लिश वीडियोज़ भी ड बनाना शुरू की और वो डालना शुरू की। अच्छी बात ये थी मैंने इंग्लिश चैनल बना लिया था तो मुझे रशियन जो प्लेटफ़ॉर्म था वो आया, उसने बोला मुझको कि यार आप ये एक वीडियो बनाएँ हमारे लिए और मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म वैसे ही अच्छा लग रहा था, मैंने कुछ अर्से पहले उसके एड्स देखे थे तो मुझे समझ में आ गया था वो। तो उसके उन्होंने कुछ पैसे दिए थे मुझको, व्हिच वर वेरी गुड एक्चुअली। तो मुझे वो भी समझ में आया कि अच्छा स्पॉन्सरशिप से इस तरह से पैसे बन सकते हैं और यहाँ की स्पॉन्सरशिप काफ़ी ज़्यादा फ़ेयर होती है आई थिंक वो हाफ़ पेमेंट पहले कर देते हैं, हाफ़ पेमेंट वो आपको अपलोड होने के बाद करते हैं। मैंने आज तक सिंगापुर, यूके दुबई यस और सऊदी इन 4-5 कंट्रीज़ के अंदर मैंने अपनी जितनी भी स्पॉन्सरशिप डील्स की हैं, वो बहुत अच्छी गई हैं। उसमें मुझे पैसों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो अपफ्रंट पेमेंट होती है 50% एंड जो भी टर्म्स होती हैं, रिगार्डलेस के वीडियो अच्छी चले ना चले, वो मिल जाते हैं। जबकि मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी चले, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जिसके लिए भी काम कर रहा हूँ, वो उनको जितना एक्सपोज़र मिलना चाहिए विद ड्यू डिलिजेंस जितना मैं दे सकता हूँ, उतना मिलना चाहिए, उतना मिलता है उनको। स्पॉन्सरशिप्स आ गईं, रेफरल्स चल रहे थे पहले से। अभी रिसेंटली फिर एडसेंस तो चल ही रहा था। फिर रियल एस्टेट का एक एस्पेक्ट आया उसके अंदर क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं कब तक एक ही तरह की बातों पे बनाता रहूँगा वीडियोज़ क्योंकि जो पर्सनल फाइनेंस है वो बहुत सिंपल सी चीज़ है। उसमें आप बहुत ज़्यादा उसको आई थिंक एक्सपैंड नहीं कर सकते। मैं अगर आज तक मैंने 700 वीडियोज़ अगर लॉन्ग फॉर्मेट की बनाई हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जगहों पे उसमें डुप्लीकेशन हुई होगी। आई मीन आई हैव टॉक्ड अबाउट देम मल्टीपल टाइम्स कुछ चीज़ों के बारे में। लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी है कि रीइटरेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं किसी से बात करता हूँ ना, तो जो जिन ब्रांड्स के बारे में मैं बात करता हूँ, तो जो लोग मेरे पास आते हैं, उनको पहले से पता होता है कि ये 4-5 ब्रांड्स के साथ मैं काम करता ही करता हूँ।
तो उनको खुद को मुझे बोलते हैं कि अच्छा इसके साथ आप करते हैं, इसके साथ आप करते हैं, इसके साथ आप करते हैं। तो वो रीइटरेशन रीअफ़र्म करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये कि आपकी नई ऑडियंस आ रही होती है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। दुबई की एक बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ की अच्छी बात कह लें या उसको थोड़ा-सा चैलेंज भी ले लें, लेकिन मेरे लिए अच्छी चीज़ है वो कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ट्रांजिएंट है। तो हर साल कोई नए बंदे तो आ ही रहे हैं। मतलब 1 लाख लोग अगर नए आते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ तो मेरी ऑडियंस आ रही होगी। कंपेयर्ड टू लेट्स से अ कंट्री लाइक यूएस, जो कि इतना ट्रांजिएंट नहीं है। वहाँ पर उस तरह से एक्सपैट्स नहीं आते। जो लोग आते हैं वो परमानेंसी के लिए आते हैं। तो इसकी वजह से मुझको नए लोग मिलते हैं, नई ऑडियंस मिलती है और दुबई का एक ब्रांड भी बना हुआ है, तो उसकी वजह से मुझको अनफेयर एडवांटेज मिला। अनफेयर एडवांटेज मैं कहूँगा उस चीज़ को, क्योंकि लोग और कोई भी नहीं यहाँ पर उसमें काम कर रहा था। एक रिसेंटली मैंने एक और नई इनकम स्ट्रीम डिस्कवर की। अच्छा, इसके अंदर जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ ना, जो एफिलिएट हो गया या स्पॉन्सरशिप हो गया, इसमें वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं और पॉडकास्ट भी उसी के अंदर आ जाती है। क्योंकि जब पॉडकास्ट करते हैं तो उसके अंदर भी आपको लोग अप्रोच करते हैं। उसमें मोनेटाइज़ेशन भी होती है, उसमें एड्स भी आते आते हैं बीच में। तो वो बहुत सारी उसमें चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैंने ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ वो सेल्फ सस्टेनेबल हो और उसके अंदर मैं बर्नआउट ना करूँ, क्योंकि अगर मुझे मोनेटाइज़ेशन नहीं मिलेगी तो मेरे इट डज़न्ट मेक सेंस फॉर मी टू मेक कंटेंट। तो लोगों को समझ में आनी चाहिए ये बात। तो मैं विद ड्यू डिलिजेंस जो चीज़ मुझे करनी चाहिए, जिस तरह मुझे बताना चाहिए, मैं उसके अंदर बता देता हूँ विद डिस्क्लेमर्स। एक जो नई नई अभी इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू एज़ वेल, एक नई मुझको स्ट्रीम मिली है, वो है अभी रिसेंटली मैंने एक ब्रांड के साथ काम किया है। उन्होंने मुझे यूजीसी, जो मैंने आज तक काम नहीं किया था, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, यानी कि उस ब्रांड ने मुझे ये बोला कि यार आप हमारे लिए ये वीडियो बनाएँ, यू हैव ऑल द लिबर्टी कि आप किस तरह से उसको क्रिएटिव बना सकते हैं। बस हमें एक दफ़ा स्क्रिप्ट बना दीजिएगा, और दैट वाज़ द शॉर्ट वीडियो फॉर मी। शॉर्ट्स पे मैं बहुत आई एम वेरी बैड एट शॉर्ट्स। द रीज़न इज़ दैट कि शॉर्ट्स में मुझे लगता है कि कंप्लीट स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है। इफ इट्स हाईली एडिटेड तो ज़्यादा वो चलेगी, अदरवाइज़ वो शॉर्ट्स मेरे लिए एटलीस्ट काम नहीं करते, या अगेन मैंने उसको ज़्यादा लेट्स से एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि शॉर्ट्स पूरी दुनिया कर रही है, टिकटॉक पे चल ही रहा है। मैंने उसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन अभी जो मुझे चैलेंज मिला कि आप उसको शॉर्ट्स में बनाएँ और हम अपने चैनल के ऊपर चलाएँगे उसको विद आवर एडवर्टाइज़मेंट्स। तो वो भी, और फिर उसके अंदर ऑफ कोर्स रेफरल अलग है, मतलब जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर वो रेफरल मेरे थ्रू आएगा, वो उसके पैसे अलग मिलेंगे मुझको। फिर मैं वही चीज़ अपने चैनल पे भी डाल सकता हूँ। तो दिस इज़ एक्चुअली अ न्यू स्ट्रीम फॉर मी, कि कोई आपको ऐसी ब्रांड आपको अप्रोच करे कि जिनके पास प्रोबेबली अपने इन हाउस इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, वो आपको डायरेक्ट अप्रोच करें और बोलें अपार्ट फ्रॉम कि आप उनके बारे में अपने चैनल पे बात करें, आप उनके लिए कोई वीडियो बनाएँ और वो वीडियो उनको दे दें। अब वो किस तरह उसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स, क्योंकि कभी-कभी मैंने देखा है कुछ लोगों की वीडियो 5-5 साल तक चलती हैं। व्हिच इज़ अनफेयर एज़ वेल, क्योंकि वो जो क्रिएटर है वो 5 साल में हो सकता है बहुत बड़ा क्रिएटर बन गया हो। मैंने काफ़ी लोगों को ये कंप्लेन करते हुए सुना है। बट राइट नाउ आई एम नॉट थिंकिंग ऑन दैट ऑन दोज़ टर्म्स, एंड द रीज़न इज़ दैट उसके अंदर मुझको अपने एफिलिएट्स भी नज़र आ रहा है कि वो बनेंगे। तो अदरवाइज़ मैं ये सबको ये बोलूँगा, अगर कोई काम कर रहा है इस तरह का, तो वो कोई ना कोई इसमें टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। So this is something like there are many other things that I'm doing in terms of monetization, but main जो इसके अंदर कहा जाए कि जो स्ट्रीम्स हैं वो यहीं से वो निकलती हैं। अगर आप एक्सपैट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोज़ का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एन्जॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ठीक है, थैंक यू वली, दिस इज़ रियली हेल्पफुल एंड दिस जर्नी इज़ जस्ट अमेजिंग। मैं एक चीज़ और भी सोच रहा था, आई अज्यूम जब आपने शुरू किया था तो आपको इन सब की ना तो नॉलेज होगी, अनलेस यू टेल मी अदरवाइज, और ना आपने ये सब प्लान किया हुआ है। दिस ओनली हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग। जब आप कोई चीज़ शुरू यस। करते हैं तब आपको अगला स्टेप नज़र आता है। सो अगर तो लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे वो आखिरी मंजिल नज़र आ जाए, आई थिंक दैट्स इम्पॉसिबल। यू जस्ट नीड टू हैव एन आई ऑन द नेक्स्ट स्टेप कि अच्छा अब मैं एडसेंस से बना लूँ, अब अच्छा एफिलिएट हो गया, स्पॉन्सर आ गया, अच्छा एक स्पॉन्सर के दो, दो के तीन, एंड सो ऑन सो फोर्थ।
बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट तो वो मैंने कहना ही भूल गया, हम लोगों ने कोहोर्ट स्टार्ट किया था एंड दैट हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब वो आप अपनी ऑडियंस को कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी कोई पेड कंटेंट बनाने में, या अभी मैं देख भी रहा था पाकिस्तान में कुछ लोग अब जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, अब वो कहते हैं कि भाई हमारे व्लॉग्स देखने हैं तो पैट्रियन के ऊपर हमने अपलोड कर दिए, वहाँ से देखें। अब हम फ्री के व्लॉग्स नहीं लगाएँगे। मतलब उसके अंदर कर सकते हैं आप ना, मतलब कुछ लोग होंगे जो देखना चाहेंगे। तो ये चीज़ भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप कोर्सेज़ क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमने करने की कोशिश की है, लेकिन अभी उसके अंदर थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि और टाइम लगेगा हमें रिफ़ाइन करने के अंदर। लेकिन वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मोनेटाइज़ेशन की स्ट्रीम है। अच्छा, जो ये बात की ना आपने कि लेट्स से हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, तो यही एक बड़ा एक पॉइंट है, जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले किसी से बात भी कर रहा था कि यार देखो, कंटेंट क्रिएशन कब स्टार्ट हुई थी? आई वुड से 2015, 16, 17, इस टाइम फ्रेम में एक मेजर कंटेंट क्रिएशन जो इंटरनेट पे हम देखते हैं, यूट्यूब वगैरह, एक पॉपुलर वे के अंदर सामने आई है। अगर कोई 45 इयर्स ओल्ड का बंदा मुझसे ये बोलता है कि यार हम तो इतने एज वाले हैं, हमें तो समझ ही नहीं आता। तो मैं ये कहता हूँ कि यार जो 25 साल का बच्चा है या लड़का है या इवन 15 इयर्स का बच्चा है, आपको उसके साथ एक अनफेयर एडवांटेज है। क्योंकि उसने भी नहीं पढ़ा हुआ स्कूल के अंदर और आपने भी नहीं पढ़ा हुआ है इस चीज़ को। तो अगर थोड़ा-सा आप अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। जैसे बीइंग अ 40 इयर्स ओल्ड आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो बैक एंड के ऊपर आप बेकार रखा हुआ है, आपने लोगों को नहीं बताते। और मैं अगेन मैं कंटेंट तो क्रिएट करता हूँ, लेकिन आई नो फॉर श्योर कि मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर लोग फाइनेंस को समझते हैं, फाइनेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो सामने नहीं आते, अपना कंटेंट नहीं क्रिएट करते किसी भी फॉर्म के अंदर, तो वो पीछे हैं और वो पीछे ही रहेंगे और प्रोबब्ली वो दे विल जस्ट कीप इट विद देम और वो किसी को नहीं बताएँगे। तो रादर देन डूइंग दैट, आप अगर खुद आएँ सामने, और ज़ाहिर-सी बात है आपको नहीं पता होगा, कोई किसी ने कोई यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज़ नहीं लिए हुए, अगर कोई डिजिटल मीडिया आजकल कर भी रहा है, तो वो बड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है या कोई आईटी प्रोफेशनल है, उसने अपना अपना पढ़ाई भी की उस तरह से, उसके बाद उसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी किया और साथ में अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की, जिसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन ले या ना ले, आई मीन कोई हो सकता है कोई कोर्स ले ले, लेकिन मैंने कोई कोर्स नहीं लिया आज तक, और उसके बाद हिट एंड ट्रायल से ही सारा काम हुआ है, उसमें टाइम लगता है। बट इफ यू फाइंड लाइक वैल्यू इन दिस वर्क दैट यू आर डूइंग, तो फिर वो टाइम पता नहीं चलता। इस वक़्त भी रात के 12 बजने वाले हैं और हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, और जो लोग भी मैं देखता हूँ बाय द वे जो पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, वो ऐसी बातों-बातों में कभी कहते हैं कि यार रात के 3 बज रहे हैं और हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि वो वाक़ई इतना टाइम पुट अप करना पड़ता है जब आप अपनी डे जॉब कर रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें तो चल रही होती हैं और आई थिंक कि कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। शुरू में होता है, शुरू में 2-3 महीने बहुत मुश्किल होगा, और उसके लिए मैं सबको बोलता हूँ कि मैंने शुरू में सुना था, मुझे नहीं समझ में आया था कि लोग क्यों कहते हैं ये। लेकिन जो इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ होती हैं या फेसबुक की जो स्टोरीज़ होती हैं, अगर उसके ऊपर अपनी वीडियो बना के डालेंगे, तो प्रोबेबली बहुत कम लोग देखेंगे। पहले उसके ऊपर ट्राई करें, और अगर वीडियो कंटेंट की बात करते हैं, और उसके बाद फिर फर्दर एक्सपैंड करें उसको, भले वो लिंक्डइन हो, भले वो यूट्यूब हो, भले वो कोई और प्लेटफ़ॉर्म हो। आपने बहुत अच्छी बात की वली। मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करूं कि आई थिंक जो 45 ईयर ओल्ड है उसको एक और अनफेयर एडवांटेज विजडम का और एक्सपीरियंस का भी है। यस, बिकॉज यू यस। कैन ऑलवेज कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंस एंड विजडम, जो कि 25 ईयर ओल्ड या 15 ईयर ओल्ड के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। और अली अब्दाल की एग्जांपल देख लें, वो बनाता है प्रोडक्टिविटी पे वीडियो। और मैंने एक कमेंट पढ़ा था जो शायद आपने भी पढ़ा था, कि जिस बंदे के बच्चे ना हो उससे तो प्रोडक्टिविटी वैसे नहीं सीखनी चाहिए। विच मीन्स एग्ज़ैक्टली। कि अगर हुँ। कोई मतलब अगर आप प्रोडक्टिविटी पे बनाए तो मैं आपकी बात ज्यादा सुनूंगा, बाय द वे अली अब्दाल से, एग्ज़ैक्टली। बिकॉज आई कैन एक रिलेट टू यू। You हाँ, are a desi 100%। guy हुँ। from Pakistan. I'm from Pakistan, yeah, Southeast Asia से, living in Middle East. I've lived in Middle East. You have kids. मैं बोलूँगा यार ये बंदा जो है मेरे टाइप का है, मुझे इससे सीखना है कि ये ऐसा क्या कर रहा है। मतलब अली अब्दाल से तो मैं रिलेट ही नहीं कर पाता हूँ। एंड यू कैन फाइंड अनदर नीश इन प्रोडक्टिविटी। मतलब ये नहीं है कि आप बोले यार प्रोडक्टिविटी पे इतने लोग बना रहे हैं। प्रोडक्टिविटी में भी विद इन प्रोडक्टिविटी यू कैन फाइंड अदर सब नीशेस एज वेल। हुँ, होप यू 100%, गेट इट। 100% बिल्कुल सही बात है। ये बात हम लोगों ने डिस्कस भी की थी कि अली अब्दाल के उस वक़्त बीवी-बच्चे तो थे नहीं, तो वो कुछ भी कहता रहे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बहुत सारे लोग बाय द वे उसको टॉक्सिक समझते हैं अली अब्दाल को। ऑल्दो कि मैं नहीं समझता, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो वो ये कहते हैं कि यार इतना क्या, मतलब आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे होते हैं, और वो उसी एंगल से आ रहे होते हैं कि आपके लेट्स से फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, उनको टाइम देना पड़ता है। तो कुछ लोगों के लिए ये प्रायोरिटीज़ नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी लाइफ़ को इस तरह सेटल कर सकते हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने ये पॉडकास्ट कल करनी थी, लेकिन कल हमारी एक लाइव बाय द वे है
लाइव सेशन है यूट्यूब का, तो वो हम करेंगे, तो अच्छा है ये इस वक्त हो गई, और मैं फैमिली के साथ था बाहर, मैंने कहा नहीं मैं इसको अभी कर लेता हूँ, तो वो मैं फैमिली के साथ था, फैमिली को पूरा टाइम दिया, उसके बाद मैं वापस आया हूँ, तो 11-12 बजे के बाद अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो इट्स माई टाइम, उसमें मैं कर सकता हूँ। बेहतरीन, थैंक यू। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। आपने सारा अपने जो स्टोरी बताई उसमें काफ़ी सारे इनकम स्ट्रीम्स का जिक्र किया है। कैन यू टेल मी इफ़ यू नो बाय ऑन टॉप ऑफ योर माइंड कि इस वक्त आपकी कितनी टोटल इनकम स्ट्रीम्स हैं? वन। दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रॉफिटेबल या मनी मेकिंग इनकम स्ट्रीम कौन सी है और उससे आप कितने बना रहे हैं? विच ठीक है। वन इज दैट? अगर मैं ये कहूँ कि कितनी स्ट्रीम्स हैं, तो मेरा एक नेशनल के अंदर यहाँ पर एक न्यूज़पेपर, उसमें बताया भी था कि 25 के करीब इनकम स्ट्रीम्स हैं, जिसमें एक्टिव प्लस पैसिव दोनों आ जाती हैं। मतलब सैलरी भी मेरी एक इनकम स्ट्रीम है, मेरी लेट्स से अगर मैं यूएस के स्टॉक्स में डिविडेंड्स आ रहे हैं तो वो भी मेरी एक इनकम स्ट्रीम है। मेरी कोई फिक्स इनकम है, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, तो उसके अंदर से कोई इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ रहे हैं तो वो भी है। यूट्यूब के एडसेंस से आ रहे हैं तो वो भी है। कोई एफिलिएट्स हैं, तो एक एफिलिएट नहीं है मेरे पास, कोई 4 या 5 एफिलिएट्स हैं मेजर वाले, तो उनसे भी है। फिर अमेज़न के कभी-कभी आ जाते हैं। तो मैं ओवरऑल देखूँ तो हार्डली आई मीन मिनिमम मेरे ख़्याल से 24-25 तो हैं ही हैं। अगर इन सारी चीज़ों को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, और अगर मैं इनको कंसंट्रेट कर दूँ, यानी कि अगर मैं एफिलिएट को एक इनकम स्ट्रीम बोलूँ, तो फिर भी मेरे ख़्याल से 5-6 तो बनती ही बनती हैं। तो इस तरह से मैं उस चीज़ को कहूँगा। और अगर इनकम स्ट्रीम में सबसे बड़ी इनकम स्ट्रीम की बात करें सिंगल उसकी, तो वो तो ऑफ कोर्स सैलरी है। सैलरी को तो आप वैसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी मतलब को कहें कि उसके बाद कौन-सी है, तो वो मंथ टू मंथ डिपेंड कर रही होती है। कभी कोई स्पॉन्सर अच्छा मिल जाता है तो प्रोबब्ली वो अच्छा हो जाएगा। कभी मेरी रियल एस्टेट की कोई डील हो जाए अच्छी, तो वो हो सकती है। कभी कोई पॉडकास्ट अच्छी चली गई जिसमें स्पॉन्सर भी मिल गया और जिसके अंदर वैसे भी एफिलिएट्स अच्छे मिल गए, तो वो हो सकती है। तो इट इज़ वेरिंग मंथ टू मंथ। लेकिन जो भी है वो यूट्यूब से रिलेटेड ही है। मतलब मेरी पैसिव इनकम में इतनी इनकम स्ट्रीम नहीं है जो कि ऑफ कोर्स एक्टिव इनकम फ्रॉम यूट्यूब उसको कवर कर सके। तो यू जो भी अपार्ट फ्रॉम माय सैलरी, जो सबसे बड़ी इनकम स्ट्रीम किसी भी मंथ में होगी, वो रिलेटेड टू यूट्यूब होगी। ठीक है, और तो मुझे बताएं आपके एक जस्ट टू हैव अ रिलेटिव आइडिया, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द सैलरी इनकम और द इन्वेस्टमेंट इनकम बट मोर स्टिकिंग टू द यूट्यूब। आपकी एडसेंस से ऑन मंथली बेसिस कितने बन जाते हैं? एंड इफ यू कैन गिव मी वन इनकम स्ट्रीम जो कि पिछले 6 महीने में हैज मेड द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी फॉर यू, एंड व्हाट वुड दैट मनी बी एंड व्हाट इज दैट इनकम स्ट्रीम? यूट्यूब से ऑलमोस्ट डिपेंडिंग ऑन द मंथ, और यूट्यूब की इनकम बड़ी वो होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है। कभी आपका सीपीएम बहुत अच्छा जा रहा होता है, कभी एकदम से ख़राब हो जाता है, कभी व्यूज़ अच्छे जा रहे होते हैं, कभी व्यूज़ कम हो जाते हैं। लेकिन एट मैक्स मैंने $2600 बनाए हैं 1 महीने के अंदर, और एट मिनिमम लास्ट 6 मंथ्स के अंदर मेरे ख़्याल से $1700 बने हैं। तो ये रेंज है लास्ट 6 मंथ, और ये उर्दू चैनल की बात हो रही है। इंग्लिश चैनल के ऊपर मैं रिसेंटली मैंने वीडियोज़ भी नहीं डाली हैं 2-3 महीने से, अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा उसको। लेकिन इंग्लिश चैनल के ऊपर हार्डली मेरे ख्याल से $60 के करीब बन रहे हैं महीने में। लेकिन उर्दू चैनल की बात करें तो बिटवीन 1700 टू 2500 $2600 ये महीने के एवरेज आ जाता है, डिपेंडिंग कि क्या कैसा महीना चल रहा है। अच्छा, पिछले 6 मंथ्स के अंदर अगेन इट इज़ अ टाई बिटवीन प्रोबेबली रियल एस्टेट और स्पॉन्सर्स आई बिलीव, क्योंकि स्पॉन्सर्स भी नहीं, आई थिंक रियल एस्टेट और स्पॉन्सर्स, क्योंकि मेरी एक रिसेंटली मेरी एक डील हुई थी कि वो जो मेरे पुराने एफिलिएट थे, उन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारे साथ स्पॉन्सरशिप कर लें। तो उस वजह से, क्योंकि उनके साथ एफिलिएट बहुत अच्छे चल रहे थे, तो उनके साथ जब मैंने स्पॉन्सरशिप की, तो वो प्लस रियल एस्टेट आजकल थोड़ी स्लो है। इसका भी मुझे आइडिया हुआ पिछला 1 साल मैंने, क्योंकि यूएई के अंदर गुजारा है रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हुए। तो अब मुझे जब साइकिल कंप्लीट हुई है, तो मुझे समझ में आया कि जो ड्राई पीरियड है, वो प्रोबेबली ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, आई मीन जून, जुलाई, अगस्त वाला है, जिसमें लोग नहीं होते यहाँ पर और छुट्टियों पे होते हैं ज़्यादातर। तो ये बहुत ड्राई रन गया है पिछले 6 महीने में। अदरवाइज़ उससे पहले का जो टाइम था, उसमें आई वुड से रियल एस्टेट वाज़ वेरी गुड। सो दैट दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मी एज़ वेल, कि मेरे पास हर महीने कंसिस्टेंटली मेरी सैलरी से ज़्यादा जो पैसे बन रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि वो एक इनकम स्ट्रीम नहीं है। अगर मैं रियल एस्टेट पे डिपेंड कर रहा होता, तो आई एम श्योर कि मैं बड़ा परेशान हो जाता पिछले 3 महीने के अंदर। लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं थी परेशान होने की, और उसकी वजह से एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं आई हैव द पावर टू से नो। मैंने बहुत सारे लोगों को मना किया है फॉर रीज़न्स, लेट्स से आई डोंट फाइंड वैल्यू फ्रॉम देम, or I didn't find that particular platform to provide value to my
ऑडियंस, मैंने अच्छी-अच्छी डील्स भी छोड़ी हैं इसी वजह से। जस्ट बिकॉज़ आई हैव द पावर टू से नो। अगर फ़र्ज़ करें मैं 1, 2, 3 इनकम स्ट्रीम पे रिलाय कर रहा होता और मुझको पैसे उस तरह से नहीं बन रहे होते, तो प्रोबेबली मैं गलत चीज़ में चला जाता। एंड दैट आई डिडन्ट वांट टू डू इन फ्यूचर एज़ वेल। आई होप आई डोंट गेट दैट काइंड ऑफ प्रेशर टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो येस, दिस इज़ हाउ इट इज़। येस। ठीक है, नहीं आई अंडरस्टैंड। और पता है मुझे जो है, जब मैं इसको एज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ 9 टू 5 देखता हूँ, ऑफ द इनकम दैट आई एम जनरेटिंग थ्रू यूट्यूब एंड थ्रू द डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स आई हैव, मेरा और आपका एक फ़र्क ये है कि मेरी पास नंबर ऑफ इनकम स्ट्रीम्स बहुत कम है। ऑल्दो फॉर इंस्टेंस आई वाज़ जस्ट टॉकिंग टू यू पहले भी कि बेयर मिनिमम आई थिंक आई एम एबल टू मेक अराउंड $4,000 to $5,000। कभी एक इनकम स्ट्रीम बेहतर होती है, कभी दूसरी होती है, बट बेयर मिनिमम आई हैव हैड बेटर मंथ्स एज़ वेल। बट आई हैव कम टू रियलाइज़ कि 4,000 से नीचे जो है वो अब तक मेरा नंबर पर मंथ की इनकम का नहीं गया। बट मेरा चैलेंज ये है कि मेरे पास जो इनकम स्ट्रीम्स हैं वो 5 से 6 होंगी अराउंड यूट्यूब, 5 होंगी प्रॉब्ली, विच मीन्स कि ये जो 4,000 या $5,000 है, ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगर किसी एक हुँ। इनकम स्ट्रीम से भी कोई चीज़ स्विच ऑफ हो गई, या कोई आई डोंट नो समथिंग गोज रॉन्ग, इवन इफ इट्स नॉट माय फॉल्ट, इट्स एन इकोनॉमिक फॉल्ट, कुछ भी ऐसा हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं जो हूँ वो करियर कोचिंग भी करता हूँ विद रिगार्ड्स टू, जिसमें मैं रेकमेंड करता हूँ कोई एफिलिएट को कि वो, अगर आपने किसी पर्टिकुलर नौकरी करनी, अमेजोन में अगर आपने जाना है, तो अमेजोन में जाने के लिए जो आपको टेस्ट देना होता है, उस टेस्ट की प्रेप इस एजेंसी के पास जाके हो सकती है। और अमेजोन अगले साल अनाउंस करता है कि हम अगले 1 साल हायरिंग ही नहीं कर रहे, बल्कि हम तो फायर कर रहे हैं, तो अब तो किसी ने हायर होना नहीं। तो वो इनकम स्ट्रीम गिर जाएगी। और मेरे पास, मैंने जिस तरह कहा कि 4 से 5 हैं, सो देयर इज़ नथिंग टू रिप्लेस इट और देयर इज़ नथिंग टू मेक अप फॉर इट। और उसकी वजह एक ये भी हुई है कि आई डबल डाउन। जब मैंने देखा कि कोई इनकम स्ट्रीम स्टार्टेड वर्किंग गुड, तो मैंने उस पे और कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। सो आई स्टार्टेड डबलिंग डाउन ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम स्ट्रीम, बट वो मैंने डाइवर्सिफिकेशन मिस कर दी। आई थिंक आपने जो अच्छा किया है, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू पुट इन, प्लस आपको टाइम का भी बेनिफिट है इसमें, बिकॉज यू स्टार्टेड स्लाइटली अर्ली, is that you've expanded your income streams more, ताकि अगर किसी एक में कोई डैमेज आता है, डेंट आता है, there is something else which will carry it। बिल्कुल, इसमें लेकिन एक उसमें कॉस्ट है इन्वॉल्व। अगर आप डबल डाउन नहीं करते हैं और आप डाइवर्सिफ़ाई करने जाते हैं, तो वो इट कम्स एट अ कॉस्ट। अब उसकी मैं एक इलस्ट्रेशन करता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैंने अब जैसे पॉडकास्ट स्टार्ट की थी। अब जब पॉडकास्ट स्टार्ट की थी, दैट वाज़ द लोवेस्ट पॉइंट ऑन माय चैनल। जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट करना शुरू की, मैंने पॉडकास्ट की, मुझे प मज़ा आया पॉडकास्ट करने में। अच्छा, मुझे लगा पॉडकास्ट करना तो बहुत आसान है यार, इसमें तो सिर्फ़ आपको बातें करनी होती हैं और एडिट करने में थोड़ा-सा मुझे टाइम लगा था, लेकिन उसमें सिर्फ़ बातें करनी होती हैं, प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। तो आई वाज़ रियली हैप्पी। नए लोगों से बात करने को मौका मिल रहा था, नई-नई चीज़ें सुनने को मिल रहा था। लेकिन हुआ ये कि मैंने एक साथ कोई मेरे ख़्याल से 6 के करीब पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर ली और जब रिकॉर्ड कर ली, तो वो मैंने अपलोड करना शुरू किए। जब पहली पॉडकास्ट अपलोड की, वो चली नहीं। दूसरी की, तब नहीं चली वो। अब मेरे पास ऑलरेडी 4 पॉडकास्ट रिकॉर्डेड थी और मेरा एक माइंड में था कि मैं 3 वीडियो से ज़्यादा नहीं अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं नहीं कर सकता था यूट्यूब को इतना मैनेज। तो फिर जब वो मैंने अपलोड करना शुरू किए, अपार्ट फ्रॉम माय रेगुलर वीडियोज़, वो रेगुलर वीडियोज़ भी इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि द वे यूट्यूब वर्क्स इज़ कि लेट्स से मैंने आज एक वीडियो अपलोड की, किसी ने देखी, उसको अच्छी लगी। अब अगली वीडियो मैंने पॉडकास्ट अपलोड कर दी। उस बंदे को वो पॉडकास्ट देखनी ही नहीं थी। मतलब उसको देख पॉडकास्ट का फॉर्मेट ही समझ नहीं आया था। उसने इतनी लंबी वीडियो देखनी ही नहीं थी। उसने वो वीडियो नहीं देखी। और मेरी ऑलरेडी चैनल के ऊपर जो लोग थे, उनको भी पॉडकास्ट नहीं देखनी थी। अब लेट्स से अगर मेरे व्यूज़ आ रहे हैं 1000 2000 ऑन एवरी वीडियो, जब मैंने पॉडकास्ट अपलोड की तो 400 व्यूज़ आए उसके ऊपर। अब मैंने उसी फॉर्मेट के ऊपर ऑलरेडी 6 वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वो तो मुझे अपलोड करनी है। उसके बाद मैंने अगली वीडियो दूसरे टॉपिक के ऊपर अपलोड की। अब उसके ऊपर जो पहले 2000 व्यूज़ आते थे, 400 व्यूज़ आए पॉडकास्ट के ऊपर। उसके बाद अगली वीडियो जो मैंने अपलोड की, वो भी डाइवर्स टॉपिक के ऊपर थी। फॉर सम रीज़न उसके ऊपर 1000 व्यूज़ आए। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से पॉडकास्ट अपलोड कर दी, उसके बाद अगेन उस पे 400 व्यूज़ आए। अब जब मैंने उसके बाद कोई और वीडियो अपलोड की, तो लेट्स अज़्यूम कि मेरी जो ऑडियंस है, उनमें से बहुत सारे लोगों को वो भी वीडियो नहीं देखनी थी फॉर एनी रीज़न। जब ऐसा हुआ, तो अगली वीडियो जब मैं डालता हूँ,
वो बड़ी रेलेवेंट वीडियो होती है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन वो वीडियो नहीं चल पाती क्योंकि यूट्यूब उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। और क्योंकि वो यही समझता है यूट्यूब के पिछली जो 3 वीडियोज़ गई हैं, बहुत सारे लोगों ने उसको नहीं देखा, तो प्रोबब्ली अब इसकी अगली वाली वीडियोज़ मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। लेट्स से मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता अनलेस एंड अनटिल वो वीडियो बहुत अच्छी हो और उसपे सीटीआर भी अच्छा हो, उसका एवीडी भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, फिर वो शायद यूट्यूब डिस्ट्रीब्यूट कर देता। उसकी वजह से मुझे बड़ा डेंट पड़ा था जब मैंने पॉडकास्ट अपलोड करना शुरू की थी, एंड दैट मेड मी फील वेरी बैड एक्चुअली कि मैं यार ये क्यों मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया है। लेकिन थैंक्स टू यू एंड बहरोज फैमिली, क्योंकि वो जो मैंने एक आपकी वाइफ के साथ जो बतूल के साथ की थी मैंने पॉडकास्ट, उसमें एक रियलाइजेशन हुई कि यार नहीं, ये पॉडकास्ट तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि वो वीडियो आई थिंक इस वक्त 90,000 व्यूज़ के ऊपर मौजूद है, और शुरू में बड़ा अच्छा काम किया उसने, और उसने बहुत सारी चीज़ें आई आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम अपलोडिंग दैट वीडियो, और वो लोगों को भी बहुत पसंद आई थी वो वीडियो। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, पॉडकास्ट चलेगी, लेकिन उसको थोड़ा-सा टाइम चाहिए और टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो कि आपनी आपकी एक्जिस्टिंग ऑडियंस के साथ रेज़ोनेट कर सके। ये चीज़ जब मुझे समझ में आई, तो फिर मुझे समझ में आया कि यार आप नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट देयर इज़ अ कॉस्ट, एंड द कॉस्ट इज़ लेट्स से द व्यूज़ और मेहनत। क्योंकि फिर ये होगा कि अगर फ़र्ज़ करें मैं पर्सनल फाइनेंस पे हफ़्ते में 3 वीडियोज़ बना रहा हूँ, और अब मुझे रियल एस्टेट पे वीडियो बनानी है, अब मुझे एक पॉडकास्ट भी डालनी है, तो प्रोबेबली आई हैव टू इंक्रीज़ द क्वांटिटी ऑफ द वीडियोज़ एज़ वेल। बिकॉज़ पहले मैं 3 वीडियोज़ पर्सनल फाइनेंस पे बना रहा था, वो ऑडियंस तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन अब जब मैं नई एक तरह से एक नीश क्रिएट कर रहा हूँ अपने सेम चैनल के ऊपर, तो मुझे, अगर मैं सेम कंटेंट की क्वांटिटी रखूँगा, तो फिर उसकी ग्रोथ बहुत स्लो होगी। अगर मैं बढ़ा दूँगा, तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो बढ़ जाएगी। तो इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है उसके लिए, कितना आप एफर्ट डालते हैं उसके अंदर। लेकिन फिर जो भी, अब इसी वजह से मैं किसी नए टॉपिक को एक्सप्लोर करने में बहुत दफ़ा सोचता हूँ, या किसी नई प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करने में बहुत दफ़ा सोचता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ी कमिटमेंट होती है। क्योंकि अगर मैं कोई नई चीज़, अब जैसे हम लाइव पे बात कर रहे थे कि हम लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं, द ओनली थिंग व्हिच वाज़ बॉदरिंग मी कि यार हम लाइव करेंगे, लेकिन इसको लंबा लेके चलना चाहिए। 1 लाइव, 2 लाइव से काम नहीं चलेगा। इसको कोई हमें सिस्टम बनाना चाहिए, एंड व्हिच ब्रिंग्स अस टू अ पॉइंट, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट, कि आपके सिस्टम्स होने चाहिए। आपकी मोटिवेशन से ज़्यादा आपके सिस्टम्स काम करते हैं। तो अगर आपके सिस्टम्स इन प्लेस होंगे, तो वो फिर सब कुछ भी होगा वो काम कर देगा। अभी नहीं तो 6 महीने बाद वो काम करना शुरू कर देगा। अगर आपको उसमें रियलाइज़ेशन है कि वो काम चल सकता है। तो मोटिवेशन से ज़्यादा सिस्टम इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए इसकी कॉस्ट है, जो मैंने एज़ यू सेड कि मैंने उसको डाइवर्सिफ़ाई किया। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि यार यूट्यूब के साथ तो मुझे चलना ही है। एक वीडियो चली भी गई खराब, तो अभी भी होता है। मतलब अभी भी ऐसी वीडियोज़ हैं, मतलब मुझे पता है कि मैं ऑन एवरेज एक रेगुलर काइंड ऑफ वीडियो वुड टेक मी टू 6000 व्यूज़, 7000 व्यूज़। लेकिन मैं कुछ वीडियोज़ जानबूझ के डाल रहा होता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 2 को-फाउंडर्स को बुलाया था अपने पॉडकास्ट के ऊपर, और हार्डली 2,00,000 व्यूज़ आए थे उसके ऊपर। लेकिन मुझे पता है ये डिफरेंट किस्म की मैं नीश में जा रहा हूँ, और अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, तो आई वुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ वेरी वैल्यूएबल गेस्ट इन फ्यूचर। तो उसके लिए मुझको बहुत उस पॉडकास्ट को एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लगा, उसको सेटअप करने में मुझे टाइम लगा, उसकी टेक्निकलिटीज़ देखने में मुझे टाइम लगा, लेकिन आई थिंक इट्स वर्थ इट। तो जो भी नई चीज़ में जा रहे हैं, उसमें टाइम तो लगता है, एंड इट नीड्स योर फुल अटेंशन। लेकिन इवेंचुअली अगर आपको समझ में आ रहा है कि उसमें फ्यूचर करना है, तो फिर वो इट्स वर्थ इट। हुँ। अच्छा वली, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस। अब जो है वो क्वेश्चन जो मैंने पहले पार कर लिया था, आई स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दैट क्वेश्चन, बट उससे पहले जस्ट वन थिंग आई वांट टू आस्क। पिछले, आपको 4 साल हो गए हैं यूट्यूब में एक्टिव हुए हुए। पिछले 6 महीने में व्हाट हैज़ बीन योर हाईएस्ट पेइंग मंथ, और वो उसकी क्या वैल्यू थी? एंड व्हाट हैज़ बीन द लोएस्ट पेइंग मंथ? और मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने अपना आपको बताया कि मेरा जो है वो 5 से 4,000 तो बेयर मिनिमम बन ही जाता है। और लेट्स से 4,000 बन जाता है। 4,000 हैज़ बीन द लोएस्ट मंथ, एंड 5,000 हैज़ बीन द हाईएस्ट मंथ इन पास्ट 3 और 4 मंथ्स। व्हाट इज़ योर नंबर सिंस यू बीन एक्टिव फॉर पास्ट 4 इयर्स ऑन यूट्यूब? कम से कम आपने जो है वो कितनी इनकम जनरेट कर ली है, और मैक्सिमम कितनी इन अ गिवन मंथ? अच्छा, अगर मैं बात करूँ लेट्स से 6 महीने की, लास्ट 6 मंथ की, क्योंकि वो ज़्यादा आई मीन रिलेटेबल होगा, तो मिनिमम $8,000 तो बन ही गए होंगे। इतने तो बन ही गए होंगे $8,000। और मैक्सिमम की बात करें, तो उसमें मैं अगर अभी वही देख रहा था, तो और ये मैक्सिमम शायद 1 ही महीने हुए होंगे इस तरह के। वो अगर डॉलर्स की बात करें, तो ऑलमोस्ट $13,000। तो बिटवीन 8,000 टू $13,000 ये मिनिमम और मैक्सिमम। लेकिन मेरी जब भी महीना स्टार्ट होता है, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना होगा। हर दफ़ा अभी भी ऐसा लगता नहीं है कि ये कर पाऊँगा मैं। लेकिन वो इवेंचुअली मंथ के एंड के ऊपर इतना हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है कहीं न कहीं से। सो इट इज़ लाइक दैट, बट
अगेन ये मुझे जो अली अब्दाल वाली रियलाइजेशन है मुझे अभी भी उस तरह की तो नहीं है जब उससे कोई क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो इवेंचुअली हो ही जाता है। वही बात है कि इनकम स्ट्रीम आगे पीछे कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो वली अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, विच इज़ व्हाई डोंट यू लीव 9 to 5? अगर आपके 8,000 से 13,000 डॉलर बन जाते हैं इन यूएई, तो व्हाई डोंट यू लीव इट नाउ? लाइक व्हाई डोंट यू प्लान टू लीव इट? मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सोचेंगे कल मैं कल छोड़ दूं, बट ठीक है, हाँ, अगले 6 महीने में आई विल एग्जिट, और 2025 वुड बी द ईयर। जैन 2025 रेजोल्यूशन इज वली खान इज नॉट वर्किंग 9 to 5 एनी मोर, बिकॉज उन्हें जो है इतनी इनकम जनरेट कर ली है। सो क्योंकि आपने शुरू में मुझे मोटिवेशन ये भी बताई कि यू डिडंट वांट टू रिलाई ऑन वन इनकम, आप जॉब पे नहीं करना, और जॉब हमेशा नहीं रहेगी। एंड नाउ सो आई अंडरस्टूड एक मोटिवेशन ये भी है कि आपको हमेशा के लिए जॉब नहीं करनी। तो अगर वो हम्म मोटिवेशन थी, डोंट यू थिंक यू आर क्लोजर टू अप्लाइंग और एक्शनिंग दैट मोटिवेशन ऑल टुगेदर? देखिए, एक चीज़ तो कंफर्म है कि अगर फॉर एनी रीज़न आई हैव टू लीव दिस जॉब या आई एम किक्ड आउट ऑफ दिस जॉब, तो मैं अगली जॉब शायद सर्च ना करूं। आई एम सेइंग दिस अलाउड, बट आई डोंट नो, आई मीन मे बी इट्स लाइक आई माइट नॉट बी सर्चिंग फॉर अनदर जॉब, और मैं फिर डबल डाउन करूंगा यूट्यूब के ऊपर। और यूट्यूब के अंदर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं नहीं कर रहा टाइम की वजह से, जो कि प्रॉब्ली मैं बाद में कर सकता हूँ अगर जॉब नहीं होती है। वो चीज़ तो कंफर्म है। कंफर्म क्या है, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ अभी कि शायद ये इस तरह से होगा। लेकिन छोड़ना जॉब को दुबई में रहते हुए थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि दुबई में आपकी जॉब जो है वो ना सिर्फ़ आपको सपोर्ट कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ मनी, बल्कि वो आपको और कुछ चीज़ें दे रही होती है, जिसमें फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कि बहुत बड़ी एक चीज़ है मेरे लिए। प्लस ये कि और कुछ एसोसिएटेड एक्सपेंसेस हैं जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा जो एक्सपेंस आएगा वो बच्चों की हायर एजुकेशन है। जो अदरवाइज़ किचन इनकम का तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जो हायर एजुकेशन है इस एज में, वो एक बड़ा फैक्टर है। और एज़ आई सेड हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि अगर मैं शायद वेस्ट में होता या इवन पाकिस्तान के अंदर होता तो शायद मैं इतना नहीं सोचता। लेकिन क्योंकि मैं ऐसी जगह पर हूँ जो जहाँ पर सारी चीज़ों के लिए आपको पैसे सोचना पड़ता है, तो मैं शायद उस वजह से अभी इतना ज़्यादा कोई मैंने डेट फिक्स नहीं की हुई अपने लिए कि मैं उसमें उसको छोड़ दूँगा मैं। अदरवाइज़ अगर कोई नंबर पुट करना चाहें कि डेट का, वैसे मैंने ये किया था एक दफ़ा, लेकिन आई वाज़ नॉट एबल टू अचीव दैट टारगेट। सो टारगेट का मतलब ये है कि मैंने उस डेट को अचीव कर ली थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका। हालाँकि जो नंबर मैंने सोचा था वो अचीव हो गया था, लेकिन वो जो मैंने सोचा था कि अब मैं छोड़ दूँगा, वो मैं नहीं कर सका था। सो मेबी इट्स बिकॉज़ आई एम बेसिकली अ रिस्क अवर्स पर्सन। अगर मैं शायद इतना रिस्क अवर्स नहीं होता, तो प्रोबेबली मैं ये काम कर लेता। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिज़नेस में गए, चाहे वो एक्सीडेंट में गए। कुछ लोग तो एक्सीडेंट में जाते हैं ना, तो वो बनाना शुरू कर देते हैं पैसे, तो उनका तो एक अलग केस है। कुछ लोगों को मैंने देखा कि प्लान करके गए और उन्होंने उस अपने बिज़नेस को, अपनी जॉब को छोड़ा और अपने बिज़नेस में गए और उसको फिर ग्रो किया। और इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरे पास जो सक्सेसफुल हुए थे। लेकिन मुझे पता नहीं, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ रिस्क टेकर कि मैं इतने आराम से जो है ये डिसीज़न ले लूँ। ऑल्दो कि आई एम श्योर माय फैमिली वुड सपोर्ट मी, बट अगेन इट्स नॉट ईज़ी फॉर मी, स्पेशली लिविंग इन दुबई। अच्छा वली, जितने भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ दे आर फ्रॉम टू प्लेसेस। वन इज आउट ऑफ इंस्पिरेशन। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपना इनकम स्ट्रीम्स बताएं, उसके नंबर बताएं, इट्स नॉट टू फॉर यू टू ब्रैग, इट्स मोर फॉर मी टू गेट इंस्पायर्ड, जो कि मैं काफ़ी इंस्पिरेशन आपसे लेता हूँ। और दूसरा ये कि क्योंकि मैं खुद इस डिलेमा में हूँ कि वो कब टाइम आना चाहिए व्हेन आई शुड बी फुल फ्लेज इनटू रनिंग दिस एज अ फुल फ्लेज बिजनेस वर्सेस डूइंग इट एज पार्ट टाइम। और आप चूंकि यू आर a few steps ahead of me, it's much easy for me to learn from you. So just to come back to that question, और हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले भी ये बात कर रहे थे, इज द चैलेंज के आपको लगता है जो इस वक्त आपकी इनकम जनरेट हो रही है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड साइड इनकम इज नॉट इनफ टू पे फॉर द हेल्थ, द यूई रिलेटेड चैलेंजेस, किड्स एजुकेशन, या आपको लगता है कि नंबर तो इनफ है, इज जस्ट दैट यू आर नॉट 100% श्योर कि ये सस्टेनेबल है और ये इसी तरह से ग्रो करता रहेगा, इवन सस्टेनेबल है एंड मोर इंपॉर्टेंटली ग्रो करता रहेगा? सो चैलेंज इज व्हाट यू आर सेइंग, नहीं ये 8 से 13 हज़ार आर नॉट इनफ, दैट कुड बी अ थिंग एज वेल, या नहीं दे आर इनफ बट आई एम नॉट श्योर कि 8 से 13 हज़ार चलते रहेंगे एंड हेंस आई वांट टू बिल्ड अ बफर, सो इट हैज टू बी लेट्स से आई डोंट नो 15 to 20 के, तब मैं जरा कंफर्ट में रहूंगा कि यार चाहिए तो मुझे 10 है पर कमा मैं 20 रहा हूं, तो इसलिए मैं छोड़ सकता हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन। इट इज़ द सेकंड पार्ट कि मुझे मसला नहीं है इतने पैसे, मतलब मैं खुद बात कर रहा होता हूँ, मैं 10 साल पुरानी गाड़ी चला रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या मसला है $8 से $10,000 के अंदर
बल्कि इससे भी कम के अंदर गुजारा करना यूएई के अंदर, वो कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि जो मुझे लगता है कि ये शायद सस्टेन ना हो पाए। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बीच में थोड़ा सा टच भी किया था उसको, कि ये जितना भी काम है हम एक रेंटेड स्पेस पे कर रहे हैं। यानी कि ये यूट्यूब है, ये लेट्स से लिंक्डइन है, ये टिकटॉक है, या कुछ भी है, ये मेरे अपने प्लेटफॉर्म नहीं है, या मेरी अपनी सर्विसेज नहीं है, या मेरी अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है। I would rather depend on something which I start making money on, let's say, some kind of course, or let's say some kind of service that I'm giving, which one of the service that I'm giving is, let's say, one-on-one coaching, which makes me, let's say, uh, somewhat confident कि थोड़ा बहुत तो है फ्लेयर के लोग आते हैं, अच्छा फीडबैक भी देते हैं, पे करके मुझसे कंसल्टेंसी लेते हैं, वो मुझे समझ में आता है। लेकिन बिल्डिंग एवरीथिंग, बिकॉज जो भी मेरे पास ये इनकम स्ट्रीम्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दोज पैसिव इनकम स्ट्रीम जो कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रही हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो यूट्यूब डिपेंडेंट है या कंटेंट डिपेंडेंट है। तो उसमें मुझे लगता है कि वो सस्टेनेबल हैं, अभी तो सस्टेनेबल हैं, लेकिन आगे होंगी नहीं होंगी, ये मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स दोज आर फाइन, आई मीन आई कैन easily sustain for on those numbers for probably the lifetime. करेक्ट, थैंक यू, मेक सेंस। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये कि आज ये सब खत्म हो जाता है, बिकॉज हम इस तरह की भी बात कर रहे हैं कि ये सब रेंटेड स्पेस है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट विल टेक यू टू रीबिल्ड एवरीथिंग, या ब्रांड, द वर्क एंड ऑल? क्योंकि जब आपने शुरू किया था तब तो आपको पता ही नहीं था कि 4 साल में आप यहाँ खड़े होंगे, बट अब आपने देख लिया है, यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। आज मैं कहूँ कि सब कुछ, let's close all your channels and you can start. You have access to YouTube, you have access to LinkedIn. It's just that your channels and everything are down. How long do you think it will take you to be back to the place you are now? अच्छा, इसमें दो दो चीज़ें हैं। एक तो अभी रिसेंटली दुबई बेस्ड एक इन्फ्लुएंसर हैं, मॉम इन दुबई के नाम से उनका चैनल है, 5 लाख फॉलोअर्स थे उनके। वो जस्ट लाइक दैट इन सिंगल मिनट इट वेंट, इट डिसअपीयर्ड एंड शी वाज डेवास्टेटेड। आई कैन सी दैट। मतलब उनका अच्छा कंटेंट था, वो फैमिली कंटेंट बना रही होती थी इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन इट, एंड आई कैन सी अ लॉट ऑफ ब्रांड्स वर बीइंग एंडोर्स्ड ऑन हर चैनल। शी मस्ट बी मेकिंग गुड मनी। 5 लाख फॉलोअर्स के ऊपर जो व्यूज आ रहे होते थे, 1 मिलियन, दो मतलब 500K, 200K, इस तरह के व्यूज आ रहे होते थे एक वीडियो के ऊपर, तो दैट वाज समथिंग जो जाता है। और अब उन्होंने एकदम से नया चैनल बनाया उसके बाद, जो कि विद इन मेरे ख्याल से 3-4 दिन के अंदर कोई 30,000 फॉलोअर्स के ऊपर चला गया था। तो अच्छा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये 2 एस्पेक्ट में आता है। एक तो ये कि फर्स्ट करें मेरा यूट्यूब चैनल चला जाता है और मेरे बाकी चैनल फिर भी रहते हैं, जैसे लिंक्डइन रहता है, जैसे इंस्टाग्राम रहता है, तो फिर ऑफ कोर्स मैं किसी तरह से उसको डाइवर्ट करूंगा अगेन, लेकिन उसमें ग्रो करने में टाइम लगेगा। लेकिन आई नो कि वो कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पर जाकर दोबारा से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। एक पॉइंट, एक क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि आपकी सब कुछ चला जाता है, लेट से मेरी आइडेंटिटी ही चली जाती है कि मैं हूं ही नहीं, अब मुझे नई आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। तो आई थिंक स्टिल आई कैन क्रिएट दैट थिंग, बट नॉट एज फास्ट एज पीपल नॉर्मली से। जैसे अली अब्दाल से यही क्वेश्चन पूछता अगर कोई, तो शायद वो बोल देता कि यार मैं प्रॉब्ली 1 साल के अंदर दोबारा से बाउंस बैक कर जाऊंगा। तो आई डोंट नो, आई मीन मे बी 1 year टू रीच दिस लेवल, आई डोंट थिंक सो। मे बी इट टेक्स मोर, और मे बी इट टेक्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज मे बी आई नो सम, बिकॉज यू नो यूट्यूब अब जो है वो छोटे चैनल्स को थोड़ा सा पुश भी कर रही होती है। और ये मैं सबको बोलूंगा कि यूट्यूब का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, आई थिंक, कि जब आपके नए चैनल होते हैं तो वो उसको नई ऑडियंस की तरफ ज्यादा पुश करती है, जबकि पुराने चैनल्स को उस तरह से नहीं वो रिकमेंड करवाती। तो वो चीज हो सकता है मेरे फेवर में आ जाए, एंड आई माइट बी, एंड दैट इज द रीजन बाय द वे मेरा जो यूट्यूब क्लिप चैनल था वो मैं अभी उसको नहीं फोकस कर पा रहा। लेकिन मैंने उसमें देखा कि जब मैं क्लिप चैनल के ऊपर डाल रहा था चीजें, तो उसकी जो ऑडियंस आ रही थी वो कंप्लीटली डिफरेंट थी। तो इसलिए नए चैनल को मेरे ख्याल से ग्रो करना आजकल के ज़माने में इतना मुश्किल काम नहीं है, और हैविंग द नॉलेज दैट वी हैव नाउ, तो प्रोबेबली इट इज ईजियर। यस। So slight challenge. I think you can do it in a year's time, and let me tell you why. You missed one thing. एक तो ये कि विजडम, आपको पता है कि किस तरह के थंबनेल्स बना लें, किस तरह का टाइटल बनाना है, किस तरह का कंटेंट बनाना है, एंड दैट्स समथिंग यू आर टॉकिंग अबाउट कि उस वजह से आपको अब 4 साल नहीं लगेंगे, कम लगेंगे। बट आई ऑल्सो थिंक यू विल इवन फाइंड इट इवन ईजियर अगर आपकी आइडेंटिटी खत्म भी हो जाती है, इज बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। सो बिकॉज ऑफ द पीपल यू नो, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे आई रियलाइज कि जो सही ग्रोथ आती है वो कोलेब्रेशन से आती है। और ये ब्यूटी है यूट्यूब की या फॉर इंस्टेंस सोशल मीडिया की, कि इट इज़ नॉट अ जीरो सम गेम। दो लोग जो कि हर लिहाज से कंपटीशन हो एक दूसरे का, but they will only grow if they come together, and if they stay away or stay apart,
it will take them more time to grow versus being together, even if they are competing for exactly the same audience. So I think that is another benefit which you have now. अगर आपकी सारी platforms बंद हो जाते हैं, you can always go back to your network and you can restart again. And because of that, I think it won't take you more than a year to be back to where you are now. एग्जैक्टली वो जो जीरो सम वाली बात है ना वो बिल्कुल सही है। मतलब मैं तो इनफैक्ट चाहता हूँ कि यूएई में कोई फाइनेंस क्रिएटर्स आए, सीरियस फाइनेंस क्रिएटर्स, एंड आई वांट टू हैव कोलैबोरेशन विद देम, बट आई वांट टू सी देयर सीरियस इंटेंट एज वेल, बिकॉज बहुत सारे लोग आते हैं, 1 महीना करते हैं, 2 महीना करते हैं, 6 महीने करते हैं, उसके बाद वो फेड अप होके चले जाते हैं। तो मैं ऐसे लोग नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट लोग आए, ताकि उसका फ़ायदा क्या होता है, और मैं हमेशा ये अपने लिंक्डइन के ऊपर स्पेशली बोलता हूँ कि आई वांट पीपल टू मेक देयर पर्सनल ब्रांड्स, और वो मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट है उसके अंदर कि मेरे जो अपने जानने वाले हैं वो खुद अपनी पर्सनल ब्रांड बनाएं, क्योंकि आई नो देन आई कैन ब्रिंग अप मोर पीपल ऑन माई पॉडकास्ट लेट्स से, या मैं उन लोगों से इंटरेक्ट करूंगा तो वो फर्दर। आई गिव यू एन एग्जांपल कि हमारा यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप है जिसमें आई थिंक 150-200 लोग से ऊपर उस ग्रुप के अंदर है, बट दे डोंट टेक सोशल मीडिया सीरियसली। मैं ये सोच रहा था, अपने दूसरे ग्रुप के अंदर ये बात कर रहा था कि अगर ये 150-200 लोग सब लिंक्डइन को लेट्स से सीरियस लेना शुरू हो जाएं, और सारे के सारे क्वालिफाइड लोग हैं, सारे इंजीनियर्स हैं, दे हैव सम, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, कुछ लोग वेस्ट में हैं, कुछ लोग गल्फ के अंदर हैं, अगर ये सारे लोग आपस में नेटवर्क बना के एक दूसरे को पुश करना शुरू करें, तो इमेजिन स्काई इज द लिमिट, क्योंकि वो जो 200 लोगों का इम्पैक्ट आएगा वो किस तरह से आएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से कोलैबोरेशन जो है वो बहुत सारी जगहों पर हमें लगता है ज़ीरो सम होती है, या लेट्स से वो कंपटीशन, लोग डरते हैं कंपटीशन से। लेकिन ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कंपटीशन, या लेट्स से कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन होती है, और उससे दोनों का फ़ायदा होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी भी जो ऑडियंस है वो एक बहुत ह्यूज ऑडियंस है जिसको हमने रीच आउट नहीं किया हुआ। मतलब मैं वही सोचता हूँ ना कि मैं अपनी बिल्डिंग के अंदर ही देखूँ, मैं अब एक अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग में रहता हूँ। इसमें हार्डली मुझको जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय यूट्यूब में भी 6-7 लोग जानते होंगे। जबकि इसमें इतनी बड़ी एक कम्युनिटी जो रहती है, और बहुत सारे लोग उर्दू स्पीकिंग है, हिंदी स्पीकिंग है, जो समझ सकते हैं। वो उनके पास मैं अभी तक नहीं पहुँचा हूँ। मैं प्रॉब्ली उनके पास किसी और कंटेंट क्रिएटर के थ्रू पहुँच सकता हूँ, लेकिन अभी तक नहीं पहुँचा हूँ। तो इसलिए कोलैबोरेशन इज़ द की इन दिस डोमेन। ओके, बेस्ट। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एंड, व्हिच इज, आपने जो है वो अपनी फायर ऑलमोस्ट अचीव कर ली है। इट्स जस्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बट अदरवाइज अगर आज गॉड फॉरबिड जो है वो जॉब खत्म हो जाती है, सो यू कैन सस्टेन योरसेल्फ बिकॉज यू काइंड ऑफ सरपास द इनकम एज वेल, और एक्सपेंसेस तो आप इजीली कवर कर सकते हैं। मुझे बताएं कि जो बहुत से लोग 9 to 5 में इस वक्त हैं, वाई इज इट, और यही मैं असल में इसी से सेगवे कर रहा हूँ जो आप बात कर रहे हैं, कि क्यों हर कोई जो है वो फायर अचीव नहीं कर सकता, या रिटायर नहीं हो सकता, या फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकता 9 to 5 में रहते हुए, जिस तरह आपने की। व्हाट इज लिमिटिंग देम, क्यों, क्या लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इस इस पाथ पे आते ही नहीं है या आ ही नहीं पाते। यार अभी कल ही मेरी एक पॉडकास्ट हुई है, बड़ा एक पुराना कुलीग था मेरा, उसने मुझे रीच आउट खुद किया, और ही वाज इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ द वीडियोस दैट आई हैव डन विद एन इंडियन गाय। उन्होंने अपने मुझे ऑलमोस्ट सारे नंबर्स बीइंग एन इंडियन बताए थे, या यूएई में रहते हुए। तो तो वो जो मेरा कुलीग था एक्स, वो भी इंडियन था, लेकिन वो मुस्लिम इंडियन था। तो वो जब वो आया तो मैंने उससे बोला कि तुम आर यू श्योर दैट यू वांट टू लाइक डिस्क्लोज ऑल द एसेट्स दैट यू हैव, और ऑल द इनकम दैट यू हैव। तो उसने बोला हाँ, मैं कुछ कोड वर्ड्स के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा। तो मैं मतलब फिर उसने बता ही दिया था, खैर वो पॉडकास्ट पे तो इतना वो नहीं है। तो कैन यू इमेजिन कि एक बंदा जो 5-6 हज़ार डॉलर्स ले रहा था 2014 के अंदर यूएई के अंदर, उसको सऊदी की एक जॉब मिली जो कि ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा की थी उस टाइम पर, और उसके बाद फिर वो अब बढ़ते-बढ़ते अच्छी खासी इनकम हो गई उसकी। वो इतनी उसने प्रॉपर्टीज़ और पैसिव इनकम जनरेट कर ली है अब, ऑल्दो कि वो बिल्कुल साइड साइड हसल्स नहीं कर रहा है, वो साइड इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। उन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से उसकी ऑलमोस्ट 20 to 25,000 दिरहम्स पर ईयर की इनकम हो गई, पर मंथ की इनकम हो गई है। तो उस पे बहुत आराम से वो उसने ये बोला था कि मैंने 2019 के अंदर इंडिया का फायर नंबर अचीव कर लिया था, कि अगर मुझे इंडिया वापस जाना पड़ता और मैं जॉब नहीं मिलती मुझको कोई, तो मुझे मसला नहीं था। इसी तरह से वो कह रहा है अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो दुबई का फायर नंबर अचीव करना है। वो मेरा थोड़ा सा ऑफ कोर्स ज़्यादा है। अच्छा, इंडिया का फायर नंबर वो कह रहा था वो 50 है, 50 टाइम्स है। मैंने कहा वो क्यों? वो तो बहुत ज़्यादा है। कह रहा था वो मैंने थोड़ा-सा क्वेश्चन रख लिया था। मैंने कहा दुबई का क्या है? तो कह रहा है दुबई का 25 है। क्योंकि वो बहुत मुश्किल है 50 पे अचीव करना। तो वो मैंने 25 रखा है। तो वो कह रहा था 25 के ऊपर मैं कर लूँगा वो अचीव। तो
लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस डायरेक्शन में सोचते हैं। मैंने तो बहुत कम लोग देखे हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो लिमिटिंग बिलीफ वाला है कि लोग सोचते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये बंदा जो है इसके तो बहुत अच्छी इनकम है, लेकिन मैं इससे अच्छी इनकम वालों को भी जानता हूँ जो मतलब सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ वो अचीव कर सकते हैं। एक और मैं पॉडकास्ट कर रहा था सलमान के साथ, वो मलेशिया में होते हैं। वो आए हुए थे दुबई, तो उनके साथ मैंने की थी रैकेट बेंकीज़। बाय द वे ही नोज़ यू एंड बतूल एज़ वेल, एंड आई वाज़ टॉकिंग टू हिम, तो उन्होंने बताया कि यार मेरी बात भी हुई थी बहरूज से इसी बारे में। तो वो आई थिंक रैकेट बेंकीज़र में होते हैं वो। तो तो उससे मेरी बात हुई, तो वो कह रहा था कि यार अगर मेरी सैलरी हाफ़ भी हो जाती है ना, तो मैं गुज़ारा कर लूँगा, मुझे मसला नहीं है। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत सारे लोगों के साथ नहीं होता। वो सोच भी नहीं सकते कि उनकी सैलरी हाफ़ हो जाएगी तो वो गुज़ारा कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन में आप हैं, चाहे कितनी भी अच्छी सैलरी हो, तो आपकी वो माइंडसेट बन ही नहीं सकता कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल सके। आपकी सैलरी 50,000 दिरहम हो जाएगी, आपकी सैलरी 70,000 दिरहम हो जाएगी, आपका गाड़ियाँ बढ़ जाएँगी। उस बंदे की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ही इज़ ड्राइविंग 2011 लैंड क्रूज़र। तो और आज मतलब 15 साल पुरानी गाड़ी वो चला रहा है। तो ये बंदा कोई सोच ही नहीं सकता ना कि उसके पीयर्स के साथ जब वो मिलता होगा, बैठता होगा, तो वो लोग कहते नहीं होंगे कि यार तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन मेरे ख्याल से उसने उसका बिलीफ इस तरह का था कि वो उसने ये चला लिया, इस तरह का काम किया। मेरे ख्याल से लोग अपना होराइज़न को ब्रॉड नहीं करते, और थोड़ा-सा सोचते नहीं है कि यार ये पैसे जो हैं, ये सिर्फ़ पैसे-पैसे की बात करने की वज़ह से पैसे नहीं बन रहे। ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं, आपको आपके इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ सकता है कि आप ये जॉब से कोई आपको निकाल दे या कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाए, तो आपको इसका ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट फाइनेंशियल फ्रीडम का। वो ये नहीं होता कि आप पैसे जमा करें और इतने पैसे जमा हो जाएँगे आपके, तो बस उसकी रेस में लगे रहें। आपके पास एक फ्रीडम जो आता है ना पैसों की वजह से, वो लोग शायद इसलिए बात नहीं करते उसकी कि लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज़ मैनिफेस्टेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उसके साथ स्पेसिफिकली आप अगर अपने इम्प्लीमेंटेशन में जाएँ, तो मेरे ख़्याल से फिर हो सकता है। और स्मॉल स्टेप्स अ टाइम। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि पैसिव इनकम के थ्रू अगर आपको कुछ करना है, तो सबसे पहले तो अपना जो यूटिलिटी के बिल्स है ना, वो पैसिव इनकम के थ्रू पे ऑफ करना शुरू करें। वंस वो अचीव हो जाता है, नेक्स्ट टारगेट करें, लेट्स से अपने बच्चों की स्कूल की फीस टारगेट कर लें। उसके बाद वो हो जाता है, तो उसके बाद आप कहें कि लेट्स से मेरा रेंट जो है ना अब पैसिव इनकम से पे ऑफ होगा। तो वन स्टेप एट अ टाइम इफ यू आर डूइंग दैट, तो कुछ टाइम बाद आपको फील होगा कि यार ये चीज़ें हो सकती हैं, तो फिर अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप प्रोबब्ली वो है कि मैं अपनी सैलरी जितनी इनकम जनरेट करना शुरू करूँ, जो कि मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारे लोग अचीव करते हैं इसको। और अगेन उसमें ये चीज़ नहीं है कि आपके कितने पैसे बना रहे हैं आप, उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपका माइंडसेट क्या है? आप लिविंग बिलो इफ यू आर लिविंग बिलो द मीन्स और नॉट। तो मेरे ख्याल से ये कुछ रीज़न्स हैं जो लोग उसको अचीव नहीं कर पाते, वरना अचीव करना फायर को अचीव करना वो इतना मुश्किल नहीं है। और अगेन फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो मैं इसके जो 2 फर्स्ट वर्ड्स हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, उसमें ज़्यादा बिलीव करता हूँ। रिटायर अर्ली के अंदर मैं खुद भी जो है ना इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता, एट लीस्ट फॉर दिस एज। इवन मैं मेरे ख्याल से अच्छा यूट्यूब का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, और मैं सबसे बोलता हूँ कि आफ्टर योर रिटायरमेंट ये बहुत अच्छी हॉबी है। अगर इस हॉबी से मोनेटाइज़ेशन भी हो जाती है, तो क्या ही बात है। मतलब आपके पास अपना इतना जो लाइफ़ में आपने एक्सपीरियंस लिया, आप उसको बताना शुरू करेंगे, जिसको देखना है वो देखेगा, और जिसको देखना है वो नहीं देखेगा। लेकिन जो देख रहा है वो आपको, उससे मोनेटाइज़ेशन भी हो रही है, उसमें क्या बुरी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है यूट्यूब का कि आपका टाइम जो फ्री होगा आगे जाकर, वो आप उसको सही तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आई थिंक कि इसमें माइंडसेट का प्रॉब्लम है जो लोगों को नहीं होता। अदरवाइज़ तो किसी के लिए भी सर्टेन लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेना तो कोई मसला नहीं है। Correct, buddy. Thank you. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द एंड। कोई एडवाइस हो आपकी उन लोगों के लिए जो कि इस तरह की बात करें कि मैं बिजनेस माइंडेड नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई आइडियाज ही नहीं है। सो इफ समवन कम्स टू यू विद वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज, और उनको जो है वो आपकी सब बात सुन के जो है बहुत इंस्पायर हुए हैं, what would be the advice you would give to them in order for them to get on the journey? आपने वो बात की कि अपने बिल्स देना शुरू करें, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इवन उससे पहले भी, before you start paying any of those bills, how do you really start in that direction? What would be the mindset change or the shift that you need in order to be in that direction? कोई एडवाइस हो? सो उसको इंग्लिश में कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा एग्ज़ैक्ट वो सेंटेंस, लेकिन व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप फाइनेंस की बात करें,
तो अगर आपने बजटिंग नहीं की हुई, और लेट असाइड बजटिंग, बजटिंग को भी छोड़ दें, अगर आपने अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं किया हुआ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। डेव रैमजी उसकी बात करता है ना, इमरजेंसी फंड की। मैं उससे पहले, बिफोर दैट आई टॉक अबाउट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग। यानी कि अगर आप शुरू के 3 महीने कुछ ना करें, अपने एक एक दिरहम को, एक एक डॉलर को, एक एक रुपए को अगर आप ट्रैक करना शुरू कर दें, एंड फॉर दैट, फॉर मी इट्स द इजिएस्ट इज थ्रू द गूगल शीट। अगर आप उसमें ट्रैक करना शुरू कर दें, आपका एक एक डॉलर जो जा रहा है, या दिरहम या रुपी जो भी जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। इवन शुरू में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन अगर आप पार्किंग में लेट्स से $1 पे कर रहे हैं, $2 पे कर रहे हैं, व्हाटएवर यू पेइंग, वो ट्रैक होना चाहिए। और जब आप 3 महीने बाद उस पूरी एक्सेल शीट को डिस्प्ले करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा डेटा आपको ड्रिवन होना पड़ेगा। वो ड्रिवन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लीकेजेस कहाँ पर हैं, और कहाँ-कहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये पूरा अगर 1 साल आप गुज़ार लेंगे इसको इस तरह से करते हुए, तो फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि वो साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। मैं मंथ के ऊपर नहीं जाता नॉर्मली, मैं कम से कम 1 क्वार्टर की बात करता हूँ, या कम से कम 1 साल की बात करता हूँ। तब जाके आपको पूरी पिक्चर नज़र आती है कि आपके खर्चे कैसे आ रहे हैं, क्योंकि कुछ खर्चे होते हैं जो क्वार्टरली जा रहे होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं जो मंथली जा रहे होते हैं, कुछ चीज़ें आपकी ईयरली जा रही होती हैं। तो जब वो पूरा साल गुज़र जाएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना ट्रैक और ट्रेस का सिस्टम बनाना है, और वो बहुत आसान है। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि आपको एक-एक डॉलर को ट्रैक करना है, वो लोग कहेंगे कि यार ये क्या बात कर दी, मतलब इसमें तो इतना टाइम लग जाएगा। मैं खुद ये काम करता हूँ। मेरे पास गूगल शीट की एक शीट खुली होती है, मैं शीट सिर्फ टाइप करता हूँ, मेरे पास फ़ौरन वो शीट आती है फ़ोन के ऊपर। जब भी कोई खर्चा कर रहा होता हूँ, मैं उसके अंदर सिर्फ वो टाइप करता हूँ, और उसका एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ उसके अंदर। और यही चीज़ इनकम के लिए भी उसी शीट के ऊपर मैं कर रहा होता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है, बाय द वे, जो मैंने सुना था बहरोज़ के, आपकी जो रिकमेंडेशन है, उससे मेरा काम इसलिए नहीं होता, क्योंकि मैं अब पाकिस्तान में भी खर्चा कर रहा होता हूँ, मेरी पाकिस्तान से इनकम भी आ रही होती है। मेरा यूएई में खर्चा भी होता है, मेरा यूएई से इनकम भी आ रही होती है। मेरा लेट्स से यूके में कोई खर्चा हो रहा है, वहाँ से इनकम भी आ रही होती है। सऊदी से हो रहा होता है, वहाँ से इनकम भी आ रही होती है। तो ये चीज़ अगर मैं एक ही क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा, एक ही डेबिट कार्ड यूज़ करूँगा, या एक ही बैंक अकाउंट यूज़ करूँगा, तो वो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि मैं हर चीज़ को दिरहम में कन्वर्ट कर देता हूँ। लेट्स से मैंने कोई मुझे रेंटल आया पाकिस्तान से, मैंने उसको उसी वक़्त उसको दिरहम के अंदर कन्वर्ट करके, उसकी वो दिरहम वैल्यू जो उस दिन की थी, उससे कन्वर्ट करके वहाँ लिख लिया, और उसके आगे मैंने उसका एक नाम लिख दिया वो, और वो मैंने महीने के महीने अपडेट किया। और उसकी एक एक तो डिस्क्रिप्शन लिखा, और उसके बाद मैंने उसकी एक शॉर्ट सी फॉर माय एनालिसिस एक उसकी कैटेगरी बना दी। ये चीज़ मैं रोज़ के रोज़ कर रहा होता हूँ। जब भी कोई पैसे खर्च होंगे, जब भी कोई पैसे आएँगे, इनकम होगी, उसको मैं उसको डॉक्यूमेंट कर रहा होता हूँ। और ये काम करने में मुझे हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं दिन के, और महीने के एंड के ऊपर मुझे शायद 20-25 मिनट लगेंगे उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने में, ताकि मैं पिछले मंथ्स के साथ उसको अपेंड कर दूँ, और फिर मेरे पास एक महीने का ट्रेंड, साल का ट्रेंड, या जो भी बनता है वो मिल जाएगा मुझको, और उससे बहुत अच्छी विजुअलाइज़ेशन होती है। ये चीज़ बिफोर एनीथिंग यू डू, ये आपको ज़रूर करनी है। और ये मेरे ख़्याल से अगर आप ये नहीं करेंगे और बोलेंगे कि ये मेरे लिए मुश्किल है, फिर मैं कहूँगा कि आपके लिए बहुत कुछ मुश्किल है। फिर आपके लिए आई थिंक कि आगे चलना वाक़ई मुश्किल है, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत बेसिक है। मैं इसमें ये भी नहीं कह रहा कि पैसे सेव करें। मैं तो सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि आप ट्रैक करें पहले, कि जा कहाँ रहे हैं पैसे। कभी-कभी होता है कि आपका इश्यू जो होता है वो कम इनकम इश्यू नहीं है, और कभी-कभी होता भी है। अगर कम इनकम इश्यू है तो वो तो एड्रेस करना पड़ेगा, उसमें तो आपको डेफ़िनिटली पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। अगर किसी की कम सैलरी है और फैमिली साइज़ बड़ा है, तो फिर तो आपको लाज़मी पैसे बढ़ाने हैं, इसमें कोई और दो राय नहीं है। लेकिन कभी-कभी होता है कि आपको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, और कभी-कभी तो बंदा समझ नज़र आ रहा होता है सामने कि वो लीकेजेज़ हो रही हैं, उनको आपको सेव करना है। तो ट्रैक एंड ट्रेस करें, उसके बाद इमरजेंसी फंड बिल्ट अप करें, इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट करें। वंस यू हैव द इमरजेंसी फंड, अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि वो जो शीट होती है, अब फर्ज़ करें मेरा कोई रेंटल का अपार्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। उसके अंदर कोई खर्चा आता है मेरा, जिसके अंदर वो मेरा टेनेंट जो है वो कहता है यार कोई फॉसेट लीक कर रहा है या कुछ भी हो रहा है। अब मेरा वो जो प्रॉपर्टी मैनेजर है उसको वो सही करेगा, और उसका मुझे एक एक्सपेंस बताएगा। वो एक्सपेंस भी मेरा उस शीट के अंदर एज़ अ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस जाएगा। तो आपको हर हर अपने आइटम का इन्वेस्ट जो भी है उसकी कैटेगरी बनानी है। तो आपको बाद में पता चलेगा कि अच्छा ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस किस में गया था। 2 साल बाद आप देखेंगे अच्छा ये फ्लैट मुझे फ़िज़ूल के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस दे रहा है। क्यों दे रहा है? अच्छा उसको देखेंगे, कोई ऑप्टिमाइज़ हो सकता है, नहीं हो सकता है। लीकेजेस को अगर आप नहीं रोकेंगे, आप कहीं भी नहीं जाएँगे। तो लीकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख़्याल से रोकना, और ये मैं हर एक को बोलता हूँ कि ये पहले तो आप ये काम कर लें, बाद में बात करेंगे पैसे कैसे बनाने हैं, कैसे सेव करने हैं, कैसे इन्वेस्ट करने हैं। करेक्ट। वली अमेजिंग एडवाइस। और मैंने बगैर
कहीं पढ़े, सोचे या बगैर कहीं पढ़े, आई वेंट दिस राउट एज़ वेल, व्हिच इज़ इवन बिफोर आई क्रिएटेड माय बजट। क्योंकि मैं जब बजट बनाने बैठा था तो मैंने सोचा मुझे क्या पता मुझे ईट आउट्स पे कितने पैसे लगाने हैं। ये चलो पहले फिगर आउट करूँ मैं लगाता कितने हूँ, और वो हाँ, अगर रीज़नेबल हैं, तो शायद वही हुँ, मेरा बजट है, और अगर वो बहुत ऑफ हैं, तो मे बी आई नीड टू ब्रिंग हुँ, इट डाउन। ग्रेट 100%। एडवाइस, थैंक यू। हुँ। थैंक्स फॉर ऑल द नॉलेज वली, दिस वाज़ अमेजिंग। आपने बहुत अमेजिंग चीज़ें शेयर की। दिस जस्ट ब्लू माय माइंड इन टर्म्स ऑफ द लर्निंग आई गेट फ्रॉम यू। सो अगेन थैंक्स फॉर कमिंग, और आपको आगे भी जो है आई विल कीप कॉलिंग यू ऑन आइदर फॉर दिस श्योर। चैनल या फिर वो इंग्लिश चैनल। थैंक यू। हाँ, हाँ, फिर हम लोग करेंगे यार, मुझे भी हमें काफ़ी अर्सा हो गया था, हम लोगों ने खुद भी कोई कोलैबोरेशन नहीं की थी, तो अभी करते हैं फिर दोबारा से। कूल। थैंक यू वली। चलें, ओके यार, अल्लाह हाफ़िज़।